अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सिविल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन का पेपर बी, ठीक है, जिसका कोड है सिविल 334। तो ऑब्जेक्टिव पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। 2017 का फर्स्ट एनुअल पेपर है कि सिंध ताश माहदे के मुताबिक पाकिस्तान में कितने बैराज तमीर हुए? 5 बैराज। ज़्यादा ड्यूटी वाली फसल कौन सी है? वीट, गंदम की। ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम को कहा जाता है? ट्रिकलर। उसके बाद है डैम के सेफ्टी वाल्व को कहा जाता है? स्पिलवे। एक ही मटेरियल वाले क्रॉस सेक्शन के डैम को कहा जाता है? होमोजीनियस डैम। उसके बाद है इन्वर्टेड फिल्टर वेयर की किस साइड पर मुहैया किया जाता है? डाउन स्ट्रीम साइड पर। नहर जो किसी एक दरिया से पानी लेकर दूसरे दरिया को मुहैया करती है उसे लिंक कैनाल कहते हैं। फ्लूम फॉल को कहा जाता है? ग्लेसिस फॉल, ठीक है। सिल्ट के दाखिले को रोकने के लिए नहर के हेड रेगुलेटर के सामने दरिया के पेंदे पर बनाया गया स्ट्रक्चर जो है वो सिल्ट एक्सक्लूडर कहलाता है, ठीक है। नदी के नीचे वाली साइड पर फॉल की एनर्जी को करने के लिए बनाया गया छोटा तालाब कहलाता है, ठीक है। फॉल की एनर्जी को कम करने के लिए रिड्यूस है, ठीक है, कम करने के लिए बनाया गया छोटा तालाब जो होता है उसको हम बोलते हैं कशन, ठीक है। ऐसा क्रॉस ड्रेनेज जहां इरिगेशन और ड्रेनेज का पानी एक दूसरे से मिलता है और फिर रेगुलेटर के ज़रिए अलहदा होता है उसे लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। गंदम की पैदावार के लिए मुनासिब दर्जा हरारत 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। जब मोगे से पानी का खराज वाटर कोर्स के पानी के लेवल से आज़ाद हो तो ऐसे मोगे को नॉन मॉडुलर आउटलेट जो कहा जाता है। ज़रात के एच पी की मौजू की मकदार होती है, एच पी नहीं है, पी एच ही है। इसकी जो पी एच की मकदार होती है वो 8.5 से 9.5 के दरमियान में होती है। स्पर्स जो है उसको और क्या कहते हैं? स्पर्स को हम इसके अलावा ग्रोइन जो है ना ग्रोइंस भी कहते हैं, ठीक हो गया। ये जो लफ्ज़ है ग्रोइंस, ये जो भी लफ्ज़ है। आप 2017 का सेकेंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है। वारसक डैम किस दरिया पर बना हुआ है? ये दरियाए काबुल पर बना हुआ है। अच्छे मियार का पानी हासिल होता है रेनफॉल से, ठीक है। सिंध ताश का मुआहदा तय पाया वाशिंगटन में। सक्खड़ बैराज से कितनी नहरें निकलती हैं? 7 नहरें निकलती हैं। पानी की कुल गहराई जो एक फसल को चाहिए होती है उस गहराई को हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। चावल की फसल को दिनों में दुरानियाँ बताएं। तो इसकी चावल की फसल का दिनों में ना 120 दिनों का दुरानिया होता है, ठीक है। फर्व का तरीका किस तरह की फसल के लिए इस्तेमाल होता है? ये वेजिटेबल सब्जियों वाली फसल के लिए। ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम भी है, एक ट्रैकलर सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद आता है पानी के इंतहाई लेवल से डैम की चोटी तक का फासला जो होता है उसे फ्री बोर्ड कहते हैं, ठीक है। डैम का सेफ्टी वॉल्व जो होता है उसको स्पिलवे कहा जाता है, सॉरी, ठीक है। एक एक दीवार जो डैम की निचली जानब बनाई जाती है वो कहलाती है कर्टेन वाल। किसी चीज़ से वेयर के निचली जानब पानी की एनर्जी ज़ाया की जाती है, पानी की एनर्जी ज़ाया की जाती है, उसके फ्रिक्शन ब्लॉक्स कहते हैं। पानी की वेलोसिटी फिश लेदर में कौन सी दीवार बनाकर कम की जाती है? बेफल्स वाल, ठीक है, बनाकर जो है ना हम पानी की वेलोसिटी को कम कर रहे होते हैं। पानी के खाने को भी कहा जाता है, तो वो पानी के फील्ड चैनल जो हैं, खाने नहीं होता, खाले होता होगा, खाले, ठीक है। ये नून बढ़िया नहीं है, लाम बढ़िया ले है, खाले। पानी के खाले को भी कहा जाता है फील्ड चैनल, ये बिल्कुल ठीक है, खाले कहते हैं इनको, कोर्स।
پانی کی زمین کی سطح پر کتنی گہرائی پر زمین سیم زدہ ہو جاتی ہے؟ تقریباً 0.5 میٹر پہ جا کے. ٹھیک ہے. اب 2018 کا فرسٹ اینول پیپر ہے کہ اریگیشن کے پانی کا اہم ذریعہ جو ہوتا ہے وہ رین فال ہی ہے، یعنی بارش کے پانی سے. سنتاس کا معاہدہ ہوا 1960 میں. چاول کی فصل کے لیے دنوں کا کراپ پیریڈ جو ہے وہ 120 دن ہے. باغات کے لیے استعمال ہونے والا آب و پاشی کا طریقہ جو ہے وہ بیسن فلڈنگ ہے. ڈیم کا سیفٹی وال جو ہوتا ہے اس کو سپل وے بھی کہتے ہیں. ڈیم کی ڈاؤن سٹریم پر بنائی گئی دیوار جو ہوتی ہے اس کو کرٹین وال کہتے ہیں. یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. ویئر کی ڈہلوانی سطحیں جو کہ ویئر کی کریسٹ کو پختہ فرش سے ملاتی ہے انہیں گلیسیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، گلیشیز. نہر یا ڈسٹریبیوٹری کے نقطۂ آغاز پر بنایا گیا ریگولیٹر ہیڈ ریگولیٹر کہلاتا ہے. ریج لائن پر الائن کی گئی نہر ہے اس کو بولتے ہیں واٹر شیڈ کینال. نہر کا ڈسچارج معلوم کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی جھال جو ہوتی ہے اسے میٹر فال کہتے ہیں. ڈرین کو نہر کے اوپر سے گزارنے کے لیے بنایا گیا سٹرکچر سپر پیسج کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نہر کا بیک برم کہلاتا ہے. اس کو کاؤنٹر برم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کاؤنٹر برم کہتے ہیں پشتے کو. پانی کو ڈسٹریبیوٹری سے واٹر کورس تک لے جانے کے لیے بنایا جانے والا سٹرکچر کہلاتا ہے آؤٹ لیٹ. ٹھیک ہے، تو کیا پانی لے کے جا رہے ہیں نا. تو اگر سوئل کی پی ایچ ویلیو جو ہے یہ ہو تو نارمل فصلوں کی کاشت ممکن نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ کے پانی کی پی ایچ ویلیو 7 ہے تو پھر آپ نارمل جو فصلیں ہیں ان کی کاشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ممکن نہیں ہوتی. بہاؤ کی ویلوسٹی کو کم کرنے کے لیے بنائے گئے سپرز کہلاتے ہیں جسے سبمرجڈ سپر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا آتا ہے پیپر 2018 کا سیکنڈ اینول یعنی سپلیمنٹری کا پیپر ہے جس میں ہمارے پاس ملٹیپل چوائس کویشچن میں پہلا کویشچن ہے مصنوعی ذریعہ سے زرعی زمین کو پانی لگانے کا فن کہلاتا ہے اریگیشن. رسول بیراج کی لمبائی جو ہے وہ 978 میٹر ہے. ٹھیک ہے، 978 میٹر. چاول کے لیے کراپ پیریڈ جو ہے وہ 120 دنوں میں ہوتا ہے. پاکستان کے دریاؤں میں مارچ سے جون تک جو ہے وہ عرصہ میں ڈسچارج کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی وہ میلٹنگ آف سنو جو آپ کی برف جو ہوتی ہے وہ پگھلتی ہے. ٹھیک ہے. آبپاشی کا بیسن طریقہ اس قسم کی فصل کے لیے موزوں ہوتا ہے اورچرڈز یعنی باغات کے لیے. اس کے بعد ہے کسی جھیل میں سل لیول کے نیچے پانی کے ذخیرہ کو کہتے ہیں اس کو بولتے ہیں ڈیڈ سٹوریج. نیکسٹ آتا ہے آرچ ڈیم. اس کے لیے موزوں نہیں ہوتا اور وہ ہوتا ہے ہمارا وائڈر سائڈز. ٹھیک ہے. بیراج عام طور پر دریا کی اس سٹیج پر تعمیر کیا جاتا ہے جو دریا کی مونٹینیس سٹیج ہوتا ہے یعنی پہاڑی والی جگہ سے. ایک مین کینال پر کراس ریگولیٹر اس کے ہیڈ ورک سے عام طور پر اتنے فاصلے پر تعمیر کیا جاتا ہے تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر. ٹھیک ہے. نہر کی گلائیوں پر کم از کم رداس مہیا کیا جاتا ہے 90 میٹر یعنی 90 میٹر. کینیڈی لفظی ہے. ٹھیک ہے. کینیڈی کی سلٹ تھیوری کے مطابق کرٹیکل ویلوسٹی ہوتی ہے برابر ہوتی ہے تو اس کا فارمولا ہے آپ کا 0.55 والا. ٹھیک ہے. ایم ڈی کی پاور 0.64. جڑی بوٹیوں کی نشو و نما کے لیے موزوں ترین درجہ حرارت جو ہوتا ہے وہ 20 سے 30 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے. ایک سٹرکچر جو واٹر کورس کے ہیڈ پر تعمیر کیا جاتا ہے اس سٹرکچر کو آؤٹ لیٹ کہا جاتا ہے. یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے. گندم کے لیے واٹر ٹیبل کی ضروری گہرائی جو ہے وہ 1.5 میٹر ہوتی ہے 1.5 میٹر. ایک سٹرکچر جو دریا کے کنارے کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے اسے گائیڈ بینک کہتے ہیں. اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 2019 کے فرسٹ اینول پیپر کے آبجیکٹیو. پہلا کویشچن ہے واسک ڈیم دریائے ڈیش پر تعمیر کیا گیا ہے کابل پر. ٹھیک ہے. یہ ریپیٹ ہوا ہے. پاکستان کے نظام آبپاشی میں بیراجوں کی کتنی تعداد ہے؟ ٹوٹل 21 بیراج ہیں. ٹھیک ہے.
फसल की ये बिजाई लिखा हुआ है, ठीक है। फसल को पानी लगाने से पहले दिया जाने वाला, अच्छा ठीक है, बीजने से पहले दिया जाने वाला पानी कहलाता है। बीजानी लिखा हुआ है, या बीजने से पहले जो पानी दिया जाता है ना सबसे पहले, उस पानी को हम बोलते हैं कोर वाटरिंग, ठीक है, कोर वाटरिंग। ये KOR होता है या COR ही होता है। आबपाशी का सैलाबी तरीका के लिए मौजू है। आबपाशी जो है ना सैलाबी तरीके के लिए मौजू होता है फसलों में, क्रॉप्स। आबपाशी के ज़ख़ीरे में गिरा हुआ पानी का रुकबा जो होता है उसको रेजरवेयर कहते हैं। डैम की डाउन स्ट्रीम साइड पर तमीर करने वक्त की जाने वाली दीवार को कर्टेन वाल कहते हैं। बैराज का ये हिस्सा रसाव के रास्ता को लंबा करता है। रसाव अब यानी रसने के अमल, रिसने का अमल होता है ना सीपेज, रिसने के अमल के रास्ते को लंबा करता है, उसको हम बोलते हैं शीट पाइल। क्रॉस रेगुलेटर बड़ी नहर में हेडवर्क्स से फासले पर तमीर किया जाता है, तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर। ये भी रिपीट हुआ है। वाटर शेड जो है वो नहर भी कहलाता है। वाटर शेड जो होता है नहर में, उसको हम रिज कैनाल भी कहते हैं। मुनासिब जगह पर नहर के हेड पर ड्रॉप कहलाता है, उसको बोलते हैं फॉल। चैनल के आखिर पर फुल सप्लाई लेवल को बरकरार रखने के लिए तमीर करदा स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं टेल स्केप, ठीक है। सेचुरेशन ग्रेडियंट लाइन को कोर करने के लिए तमीर करदा बर्म जो होता है यानी पुश्ता, उसको बैक बर्म कहते हैं। बैरल मोगा इस किस्म का होता है। बैरल नमा मोगा होता है नॉन मॉडुलर। कौन सा नमक पौधे की नशोनुमा के लिए नुकसानदा है? ये आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ही है ये। उसके बाद आता है आपका मार्जिनल बंद को भी कहा जाता है, डाइक कहा जाता है। अब 2019 का सेकेंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है कि टरबेला डैम इस दरिया पर बनाया गया है, इंडस पे बनाया गया, ठीक है, दरिया सिंध में। इन इलाकों में डैम नहीं तमीर किए जाते और वो इलाके होते हैं एलोवियल, ठीक है। गंदम की फसल का जो आपका दिनों में अरसा है वो 120 दिन है। ड्रॉप इरिगेशन का तरीका जो होता है वो ट्रिकलर है, ये भी रिपीट हुए हैं। डैम का सेफ्टी वॉल्व जो होता है उसको बोलते हैं स्पिलवे। डैम के दरमियानी हिस्सा में गैर जाज़ब मटीरियल तमीर की जाने वाली, मटीरियल से तमीर की जाने वाली जो दीवार होती है उसको बोलते हैं कोर वाल, ठीक है। उल्टा फिल्टर वियर की इस जानिब बनाया जाता है, डाउन स्ट्रीम साइड अंदर की जानिब। नहर के हेड रेगुलेटर से चंद किलोमीटर के फासले पर सिल्ट वेयर से निकालने के लिए बनाया जाता है सिल्ट इजेक्टर। रिज लाइन के साथ गुजारी गई नहर कहलाती है, उसको बोलते हैं वाटर शेड कैनाल, ठीक है। और फिर आता है मुनासिब जगह पर नहर के पेंदे के लेवल को नीचे करने के बंदोबस्त को कहा जाता है फॉल। उसके बाद आता है नहर के ऊपर नाले को गुजारने वाले बंदोबस्त, इसमें वाव भी होगा, बंदोबस्त को कहा जाता है, उस बंदोबस्त को सुपर पैसेज कहा जाता है। घास फूस की परवरिश के लिए मौजूद दर्जा हरारत होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। वाटर कोर्स है कि वायर कोर्स, अब ये नहीं पता चल रहा, वाटर कोर्स ही है, ये देखें वाटर कोर्स। वाटर कोर्स के नुक्ता आगाज़ पर बनाया गया जो स्ट्रक्चर होता है उसको आउटलेट कहते हैं। ज़मीन से नमकियात के खात्मे के लिए ज़्यादा पानी देने को कहा जाता है लीचिंग। मदरजा झैल किस्म का बंद दरियाओं की ट्रेनिंग में शामिल है, जिसमें आपका गाइड बैंक, मार्जिनल बैंक और अप्रोच बैंक, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट पेपर आता है 2020 का सप्लीमेंट्री का पेपर, क्योंकि एनुअल पेपर जो है वो नहीं हुआ था, उसमें प्रमोट कर दिया गया था, ठीक है, प्रमोशन पॉलिसी थी। जब मोगे से पानी का खराज वाटर कोर्स के पानी के लेवल से आज़ाद हो तो ऐसे मोगे को कहा जाता है रिज मॉडुलर। ज़राअत के लिए pH की मौजू मकदार जो होती है वो 8.7 से 8.5 ये कह रहे हैं, हालांकि अभी हमने पीछे पढ़ी है 8.5 से 9.5 तक। अब ये समझ नहीं आ रही कि क्या आखिर हो रहा है, एक में रुके चेक कर लेते हैं। अगर ये मतलब जो अब आ रहा है वो ठीक है तो फिर ऊपर वाला गलत होगा। यहाँ भी हम पढ़ चुके हैं इसको, देखते हैं, एक में रुके, अभी तक आया नहीं है वैसे।
ابھی تک نہیں ملا ہمیں ویسے. ٹھیک ہے, بہرحال چیک کیجئے گا اس کو. اور جو ہے کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کافی محنت کر رہے ہیں اس میں, تو اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ گائیڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اگر آپ کو کوئی پرابلم نظر آئے نا تو وہ آپ کمنٹ کر دیں, تاکہ میں کمنٹ میں اس کو جو ہے وہ کلیئر کر دوں. ٹھیک ہو گیا نا, تاکہ باقی لوگوں کو بھی کلیئر ہو جائے کہ جو چیز غلط تھی اس کو درست کیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال اس میں غلطی ہو سکتی ہے, کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے. زراعت کے لیے پی ایچ کی موضوع مقدار جو ہے نا ہم نے 8.5 سے 9.5 پڑھی تھی. بہرحال آپ چیک کر کے کنفرم کیجئے گا. یہاں پر یہ 7 سے 8.5 کہہ رہا ہے. سپرز کو کہتے ہیں, سپرز کو گروئنز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ڈیم کا سیفٹی وال جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سپل وے. یہ تو رپیٹ ہو رہے ہیں. ایک دیوار جو ڈیم کے نچلی جانب بنائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کرٹین وال کہا جاتا ہے. یہ بھی رپیٹ ہوا, کسی چیز سے ویئر کے نچلی جانب پانی کی انرجی جو ضائع کی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں فرکشن بلاک. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے آپ کا ویئر کی ڈہلوانی سطحیں جو کہ ویئر کے کریسٹ کو پختہ فرش سے ملاتی ہیں. ڈہلوانی سطح ان کو ہم بولتے ہیں گلیسیز. ٹھیک ہے, گلیسیز ہیں. نہر یا ڈسٹریبیوٹری کے نقطۂ آغاز پر بنایا جانے والا ریگولیٹر کہلاتا ہے, اس کو بولتے ہیں ہیڈ ریگولیٹر. ریج لائن پر الائن کی گئی نہر جو ہے وہ واٹر شیڈ کینال کہلاتی ہے. اور اس کے بعد ہے پاکستان کے دریاؤں میں مارچ سے جون تک کے عرصہ میں ڈسچارج کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ آتا ہے میلٹنگ آف سنو, یعنی برف جو برف جمی ہوتی ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے, میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آبپاشی کا بیسن طریقہ اس قسم کی فصلوں کے لیے موزوں ہوتا ہے. بیسن کا طریقہ ویجیٹیبلز کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے کسی جھیل میں سل لیول کے نیچے پانی کے ذخیرہ کو کہتے ہیں, اس کو ہم بولتے ہیں ڈیڈ سٹوریج. نیکسٹ آتا ہے سیچوریشن گریڈیٹ لائن کو کور کرنے کے لیے تعمیر کردہ برم جو ہوتا ہے اس کو بیک برم کہتے ہیں. رپیٹ ہوا ہے 3-4 بار آ گیا. بیرل موگا اس قسم کا ہوتا ہے, یہ بھی رپیٹ ہوا ہے. بیرل موگا ہوتا ہے نان ماڈولر. اس کے بعد آتا ہے مندرجہ ذیل قسم کا بند دریاؤں کی ٹریننگ میں شامل ہے, تو اس میں گائیڈ بینک, مارجنل بینک, اپروچ بینک, آل آف دیز ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا پیپر آتا ہے 2021 کا فرسٹ اینول کہ پاکستانی دریاؤں میں خشک موسم بہاؤ بس برسات کی نسبت جو ہے 10% ہوتا ہے, 10% ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فصل کو دیے جانے والے پانی کا دنوں میں عرصہ کہلاتا ہے بیس پیریڈ. چاول کا اوسٹ ڈیلٹا سینٹی میٹروں میں جو ہوتا ہے وہ 120 سینٹی میٹر ہے. ٹھیک ہے. گندم کی فصل کا عرصہ حیات دنوں میں جو گندم ہے وہ 120 دن. ڈرپ ایریگیشن کا طریقہ کہلاتا ہے, اس کو بولتے ہیں ٹرکلر. یہ بھی رپیٹ ہوا ہے. جھیل کی سل سے اوپر جمع شدہ پانی کہلاتا ہے. سل کے اوپر جمع ہوا پانی کو گروس سٹوریج کہتے ہیں. الٹا فلٹر ویئر جو ہوتا ہے وہ کس طرف بنایا جاتا ہے, ڈاؤن اسٹریم سائڈ پہ. ٹھیک ہے. فش لیڈر میں پانی کی رفتار کم کرنے کے لیے بنائی گئی دیوار جو ہوتی ہے اس کو بیفل والز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نہر کے سیکشن کو تنگ کرنے والے اسٹرکچر کو کہا جاتا ہے فلیوم. ٹھیک ہے. فلیوم نہر سے سلٹ نکالنے والا اسٹرکچر کہلاتا ہے. سلٹ نکالنے کے لیے ہم یہاں پر دیکھیں نا, یہ بھی اس نے چینج کر دیا, اسے کہتا ہے اسکیمنگ بورڈ. یہ اسٹرکچر ہے. اچھا ٹھیک ہے. نکالنے والا اسٹرکچر شاید اسکیمنگ بورڈ کہلاتا ہے, لیکن یہ پیچھے ہم نے سلٹ ایجیکٹر اور ایکسکلیوڈر دونوں بھی پڑھے تھے. اسکیمنگ بورڈ ایسی مستقل نہریں جو دریاؤں سے سارا سال پانی حاصل کرتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں اسکاورنگ. ٹھیک ہے. کارڈ کی گہرائی ہوتی ہے. ڈسٹریبیوٹری سے بلکہ مجھے نا گڑبڑ لگ رہی ہے یار, نہیں یہ واقعی غلط بول دی ہے. وہ آپ کی ہے یہ ایرینشل کینال, یہ پتہ نہیں بی ساکن ہے اس کے اندر, یہ بی والا آپشن ہے اس کا آنسر. ٹھیک ہے. نہر کا رجیم سیکشن ایسا ہوتا ہے, وہ آپ کا ہوتا ہے سلٹنگ نور اسکاورنگ. نہ ہی سلٹنگ ہوتی ہے نہ ہی اسکاورنگ ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ڈسٹریبیوٹری سے سلٹ نکالنے کے لیے عام استعمال ہونے والا جو طریقہ ہے اس کو ڈریجنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. واٹر کورس کے نقطہ آغاز پر بنایا گیا اسٹرکچر انلیٹ کہلاتا ہے. اس کے بعد ویئر کی حفاظت کے لیے بنائے گئے بند کو کہا جاتا ہے گائیڈ بنک.
ठीक है, गाइड बैंक। 2021 के सेकंड एनुअल पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, सिंध ताश के मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान में कितने बिराज हैं? पाकिस्तान में टोटल 5 बिराज हैं, ठीक है। ज़्यादा ड्यूटी वाली फसल कौन सी है? तो वो वीट, गंदम है। सिंध ताश का मुआहदा तय पाया वाशिंगटन में, ठीक है। सक्खड़ बिराज से कितनी नहरें निकलती हैं? 7। डैम का सेफ्टी वॉल जो है वो भी स्पिलवे कहलाता है, ठीक है। डैम की डाउन स्ट्रीम पर बनाई गई दीवार जो होती है उसको कर्टेन वाल कहते हैं। नहर की गुलाइयों पर कम से कम रदास मुहैया किया जाता है 90 मीटर। कैनेडी की सिल्ट थ्योरी 0.55 आपको बताया था, ठीक है। वार्षिक डैम दरिया पर तमीर किया गया है। वार्षिक डैम जो है वो दरियाए काबुल पर तमीर किया गया है। पाकिस्तान के निज़ाम आबपाशी में बिराजों की कितनी तादाद हैं? टोटल 21 बिराज हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा सवाल कि गंदम की फसल का दिनों में अरसा होता है 120 दिन। ड्रिप इरिगेशन का तरीका भी कहलाता है, इसे ट्रिकलर कहते हैं, भी रिपीट हुआ है। डैम का सेफ्टी वॉल स्पिलवे है, ये तो मेरा ख्याल इसमें रिपीट 2 बार हो गया है। फिर फिश लैडर में पानी की रफ्तार कम करने के लिए बनाई गई दीवार जो होती है वो बैफल वाल्स है, ठीक है। और नहर के सेक्शन को तंग करने के लिए करने वाले स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्लूम। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट अब हमने सब्जेक्टिव पेपर डिस्कस करना है, तो वेट कीजिएगा। जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2017 के फर्स्ट एनुअल पेपर को। सब्जेक्टिव पेपर है। आबपाशी के फ़ायदे लिखें। इसमें होता है आपका कि खुराक की पैदावार में इजाफा होता है, उसके बाद नकद फसलों की काश्त मुमकिन हो जाती है, फलदार दरख्त उगाए जा सकते हैं, पीने के लिए पानी मुयसर आ जाता है, सैलाबों से बचाव हो जाता है, कहत की सूरत हाल पैदा नहीं होती, लोगों को रोज़गार के मौके मुयसर आ जाते हैं, मुल्क के अंदर जहाज़ रानी को मुमकिन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, इरीगेशन की इकसाम बयान करें। ग्रेविटी इरीगेशन और लिफ्ट इरीगेशन। पाकिस्तानी दरियाओं पर तमीर करदा अहम बिराजों के नाम। रसूल बिराज, तरीमू बिराज जो है वो, ये भी देख लेते हैं साथ। रसूल बिराज जो है वो जहलम, दरियाए जहलम है। तरीमू बिराज दरियाए चनाब पर। कादर आबाद जो है वो दरियाए चनाब पे है। मराला बिराज जो है वो भी चनाब पे है। चश्मा बिराज सिंध में है। और सदनाई बिराज जो है वो रावी पे है, ठीक है। 5 बिराज हैं वैसे टोटल, ये 6 पता नहीं क्या है। सिंध ताश मुआहदा पर मुख्तसर नोट लिखें। क्या में पाकिस्तान के बाद भारत ने मशरकी दरियाओं सतलुज, ब्यास और रावी का पानी रोकना शुरू कर दिया। भारत के इस इक़दाम से पाकिस्तान के ज़रखेज़ इलाके बंजर होना शुरू हो गए। इस मामला में दोनों ममालिक में तनाज़ा शुरू हो गया। इस सिलसिला में दोनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान मुतअद्दिद मुलाकातें हुई। जब यह मसला शिद्दत अख्तियार कर गया तो आलमी बैंक के तावन से वाशिंगटन यानी अमेरिका में दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया। इस मुआहदा को सिंध ताश मुआहदा यानी इंडस बेसिन पैक्ट कहा जाता है। पेडा क्या है? पेडा PIDA पाकिस्तान में नहरी आबपाशी किनार इरीगेशन के निज़ाम में बेहतरी लाने की गर्ज से किसानों को इंतज़ामी इख्तियारात में शामिल करने के लिए एक तंजीम बनाई है, जिसे पंजाब इरीगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी यानी PIDA कहा जाता है। ये अथॉरिटी 1997 में पंजाब असम्बली से एक्ट मंजूर करने से कायम की गई। इसकी बुनियाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर रखी गई। आबपाशी की शिद्दत की तारीफ़ करें। काबिल काश्त कमांड एरिया के जितने फ़ीसद हिस्सा पर किसी भी फसल के अरसा में फसलें काश्त की गई हों, वो इस मौसम की फसलों की आबपाशी की शिद्दत कहलाती है। ड्यूटी पर अंदाज होने वाले अवामिल जो है इनमें ड्यूटी नापने के लिए मुकर्ररा मुकाम, आबपाशी और इलाका की आबो हवा, फसलों का बेस पीरियड, काश्तकारी के तरीके, फसल की किस्म, ज़मीन की खासियत और ज़ीर ज़मीन पानी की हालत, पानी का म्यार और काश्तकारों की महारत। सतही आबपाशी के निज़ाम की तारीफ़ करें। इस तरीक़ा के मुताबिक पानी को खेतों की सतह पर आज़ादाना बहाया जाता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर आबपाशी का यही तरीका अख्तियार किया जाता है। डेड स्टोरेज की तारीफ़ करें। झील में से पानी खारिज करने के लिए बनाए गए गेटों में सबसे निचले गेट की सिल से नीचे रुकने वाले पानी की मिकदार को डेड स्टोरेज कहा जाता है। इस पानी को आबपाशी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रन ऑफ पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, बारिश की शिद्दत, कैचमेंट एरिया, दर्जा हरारत, बारिश का दौरानिया, इलाका की तबीयी खसूसियात और बारिश से कबल खुश्क साली।
डैम के लिए जगह के इंतखाब पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, जिनमें आता है होमोजीनियस अर्थन डैम विद कोर वाल, जोन डैम, अर्थन डैम और अर्थ एंड रॉक फिल डैम। मट्टी के डैमों की इकसाम के नाम, इसमें कुदरती बुनियाद की तैयारी, मट्टी की बढ़ाई, कोरवाल की तमीर और केसिंग एंड पिचिंग। उसके बाद आता है मुख्तलिफ इकसाम के वियर के नाम, इसमें स्टोरेज वेयर, इंटेक वेयर, वर्टिकल ड्रॉप वेयर और स्लोपिंग वेयर। वेयर के हिस्सों के नाम लिखें, अपस्ट्रीम फ्लोर, अपस्ट्रीम ग्लेसिस, क्रेस्ट, डाउनस्ट्रीम ग्लेसिस और डाउनस्ट्रीम फ्लोर। अंडर स्लोसिस क्या हैं? दरिया के किनारों पर कैनाल हेड रेगुलेटर के करीब चंद दरों का क्रेस्ट लेवल बाकी दरों की निस्बत नीचे रखा जाता है, जिनको अंडर स्लोसिस कहा जाता है। ये ज़्यादा सिल्ट वाली पानी की निचली सतह को बिराज की दूसरी तरफ ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिराज के अंडर माइनिंग की तारीफ करें। बिराज के अपस्ट्रीम साइड पर पानी का लेवल ऊंचा होता है, इस वजह से पानी के ज़्यादा दबाव की वजह से पानी वेयर के नीचे से गुजरकर डाउन स्ट्रीम साइड पर जाने की कोशिश करता है और अपने साथ मट्टी या रेत के ज़रात भी बहा ले जाता है, इसे अंडर माइनिंग कहा जाता है। सिल्ट कंट्रोलिंग वर्क्स की अहमियत क्या है? नहर में सिल्ट के दाखिले को रोकने और दाखिल शुदा सिल्ट को नहर से बाहर निकालने के लिए कुछ तमीरात की जाती हैं, जिन्हें सिल्ट कंट्रोलिंग वर्क्स कहा जाता है। चूँकि सिल्ट नहरों में तहनशी होकर इसका सेक्शन तंग कर देती हैं, जिससे नहर का पानी किनारों से बाहर उछलने की कोशिश करता है, इसीलिए ये ज़रूरी है कि सिल्ट को दरिया से नहर में दाखिल होने से रोका जाए, इसलिए सिल्ट कंट्रोलिंग वर्क्स तमीर की जाती है। क्रॉस रेगुलेटर की तारीफ करें। क्रॉस रेगुलेटर नुक्ता आगाज़ से कुछ फासले पर जो है वो ब्रांच निकालने के मुकाम पर बड़ी नहर में तमीर किया जाता है। ये बड़ी नहर पर नुक्ता आगाज़ से 10 से 12 किलोमीटर और छोटी नहर की सूरत में 6 से 8 किलोमीटर के फासले पर तमीर किया जाता है। ये नहर में पानी के बहाव को कंट्रोल करता है। लिंक कैनाल की तारीफ करें। अगर किसी दरिया में किसी तब्दीली की वजह से पानी खुश्क हो जाए या बहुत कम हो जाए तो दूसरे दरियाओं का पानी खसूसी तौर पर बनाई गई नहरों के ज़रिए मुतासिर दरिया में डाला जाता है। इन खसूसी नहरों को राब्ता नहरें यानी लिंक कैनाल्स कहा जाता है। सिंतास के मुआहदे के तहत 9 अदद राब्ता नहरें तमीर की गईं। लाइनिंग की इकसाम बयान करें। इनमें गीली मट्टी की लाइनिंग, सीमेंट मोर्टर, शूट क्रेट, कंक्रीट की और ईंटों की, स्फाल्ट की, बेंटोनाइट की और सॉयल सीमेंट वगैरह की लाइनिंग वगैरह शामिल है। नहर डिज़ाइन करने के लिए कनेडी का फार्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है, V=CMD। उसके बाद आता है जाल के लिए जगह के इंतखाब पर। अब ये कनेडी का फार्मूला यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। बाकी आप देख सकते हैं ऑप्शन में भी दिया हुआ है एक, तो ये ठीक है कि नहीं, लेकिन जो आप उसमें देख रहे हैं वो उसको लिखें, ठीक है। जाल के लिए जगह के इंतखाब पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। नहर पर जाल बनाने के लिए मौजूद जगह तलाश की जाती है। इस मकसद के लिए मंदरजा झैल अमूर को मद्देनज़र रखा जाता है। जिस इलाका में नहर का पानी आबपाशी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पर जाल के लिए जगह मुंतखब करते हुए जाल की लागत और नहर की कटाई और बराई की लागत को मद्देनज़र रखा जाता है। इन इलाकों में नहर के पानी से आबपाशी की जा रही हो, जिन इलाकों में, वहाँ पर जाल की जगह ऐसी मुंतखब करनी चाहिए कि नहर के पानी का फुल सप्लाई लेवल कुदरती ज़मीन से ऊपर हो और बेड लेवल और फिलिंग में नहीं होना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो जाल को रेगुलेटर पुल या दीगर स्ट्रक्चर के हमरा तमीर किया जाए। इस तरह मजमूई लागत में कमी वाक़या हो जाती है। ज़्यादा गहरी जाल बनाने से इसकी जो है ना, इनकी कुल तादाद में कमी वाक़या होती है, लेकिन नहर की तमीर में कटाई और बढ़ाई का काम ज़्यादा होता है, इसलिए छोटी जाल बनाने में फ़ायदा मंद है, इसी का इंतखाब करना चाहिए। सुपर पैसेज की तारीफ करें। अगर नहर के रास्ते में कोई नदी, नाला या दरिया हाइल हो और इसे नहर के ऊपर से गुजार दिया जाए तो ऐसे बंदोबस्त को सुपर पैसेज कहा जाता है। अफ्लक्स की तारीफ करें। वेयर या बिराज की तमीर के बाद वेयर के अपस्ट्रीम साइड पर पानी की सतह बुलंद हो जाती है। इस पानी को दरिया के किनारों से बाहर निकलने से रोकने के लिए फ्लक्स बैंक बनाया या तमीर किए जाते हैं। नहरों में शुगाफ की वजूहत होती है। नहर के डिज़ाइन में खामी, सेचुरेशन, ग्रेडियंट, उसके बाद चूहों की बुलें, उसके बाद बिलें होती हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा बाज़ औक़ात काश्तकारों का नहर के किनारे को काट देना। आउटलेट की इकसाम लिखें। आउटलेट की इकसाम में नॉन मॉडुलर आउटलेट, सेमी मॉडुलर आउटलेट और रिजिड मॉडुलर आउटलेट। सीम ज़दगी की वजूहत लिखें। मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर पानी पौधों की जड़ों की सतह के करीब जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन सीम ज़दा हो जाती है। इनमें से अहम वजूहात दर्ज झैल हैं। इसमें ज़ायद आबपाशी, पानी का रिसना, नामुनासिब पानी का खराज, गैर मसामदार ज़मीन, ज़हीर ज़मीन, पानी के बहाव में रुकावट और कम सतही ढहलवान।
सेक्शन नंबर 2 में लॉन्ग क्वेश्चन है, सतही आपाशी के तरीकों की वजाहत करें, मट्टी के बंद नाकाम होने की वजूहात बयान करें, बिराज के हिस्सों के नाम लिखें और इनमें से किसी 3 की वजाहत करें, लाइनिंग की तारीफ करें और इसकी इकसाम की वजाहत करें, और मदरजा झैल की वजाहत करनी है जिसमें आपने साइफन, एक्वाडेट, लेवल क्रॉसिंग, सेमी मॉडलर और आउटलेट और गाइड बैंक। 2017 का सेकेंड में सप्लीमेंट्री का पेपर है, ग्रेविटी इरीगेशन की तारीफ करें। आपाशी के इस निज़ाम में दरियाओं और नदियों के पानी को नहरों और खालों के ज़रिए खेतों को मुहैया किया जाता है। इस निज़ाम में पानी का बहाव ज़मीनी दहलवान यानी कशिश शकल के ज़रिए होता है। आपाशी के 4 फ़ायदे लिखें। आपाशी के जो फ़ायदे में आपका आता है वो ये रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आता है रीमॉडलिंग से क्या मुराद है। काफ़ी अर्सा तक नहर में पानी बहने के दौरान इसके अंदर सिल्ट के बैठने और कटाव के अमल यानी स्कोवरिंग से नहर के सेक्शन और इसकी डलवान में तब्दीली वाक़ हो जाती है। इस तब्दीली के बायस नहर सही तरीके से पानी फराहम करने के काबिल नहीं रहती है। ऐसी सूरत हाल में नहर का मुकम्मल हाइड्रोलिक सर्वे किया जाता है और नहर के लॉन्ग सेक्शन और क्रॉस सेक्शन तैयार किए जाते हैं। इख्तियार शुदा ड्राइंग से नहर के बेड लेवल, फुल सप्लाई लेवल, क्रेस्ट लेवल और मोगों के लिए दस्तियाब हेड के बारे में मालूमात हासिल होती है। इस ड्राइंग के ऊपर नहर के असल साइज़ के मुताबिक तमाम अज्जा बनाए जाते हैं मगर इनको मुख्तलिफ रंगों से ज़ाहिर किया जाता है। इस तरह जो फ़र्क हुआ है उसे नहर में दुरुस्त किया जाता है नहर के सेक्शन लंबाई में। इस तरह दुरुस्तगी के अमल को नहर की रीमॉडलिंग कहा जाता है। थोड़ा सा शॉर्ट करके आप अपने अंदाज में लिख सकते हैं। और ये और आपका सवाल जो है, पंजाब इरीगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी क्या करती है, यानी पीडा, ये रिपीट हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है दरिया की मुख्तलिफ स्टेजेस, इसमें पहाड़ी स्टेज, नीम पहाड़ी स्टेज, मैदानी स्टेज और डेल्टा स्टेज। सिंध ताज मुआहदे के नकात 1970 के बाद दरिया सतलुज और दरिया रावी के पानी को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने का हक भारत को हासिल होगा। पाकिस्तान अपनी मुतासरा ज़मीन में पानी की कमी को दरिया सिंध और दरिया झेलम के ज़ायद पानी से दूर करेगा। पाकिस्तान की मुतासर होने वाली नहरों में मुतबादल पानी लाने के लिए ज़रूरी तमीरात जैसे वाटर रिप्लेसमेंट वर्क्स पर उठने वाले अखराजात बैनुल अक़वामी बरादरी बर्दाश्त करेगी। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान में 9 राबता नहरें, 5 बिराज और 2 अदर डैम तमीर किए जाएंगे। लिंक केनाल से क्या मुराद है। अगर किसी दरिया में किसी तब्दीली की वजह से पानी खुश्क हो जाए या बहुत कम हो जाए तो दूसरे दरियाओं का पानी खसूसी तौर पर बनाई गई नहरों के ज़रिए मुतासिर दरिया में डाला जाता है। इन खसूसी नहरों को राबता नहरें कहा जाता है। सिंध ताज मुआहदा के तहत 9 अदद राबता नहरें तमीर की गई हैं। उसके बाद हमारा एक न्यूमेरिकल आता है, फसल का डाटा मालूम करना है आपने, जिसमें पीरियड दिया गया है 120 दिन और ड्यूटी जो है वो 3200 है हेक्टर्स पर क्यूबिक। तो डेल्टा का फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है 8.64 बी डिवाइड बाई डी। बी आपका बेस पीरियड और ये आपका डी ड्यूटी है, दोनों की वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। बी 120 है और हेक्टर्स वाली ये वैल्यू आपकी है 3200, ये नीचे लिख दी। इसको पूरा सोल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। डेल्टा और ड्यूटी के दरमियान ताल्लुक़, ये दोनों के दरमियान में ये रिलेशनशिप है, डेल्टा मीटर्स में और फीट्स में, ठीक है। और इसका और ड्यूटी का ये रिलेशनशिप है, ठीक है। ड्रिप इरीगेशन की तारीफ़ करें। आपाशी के इस निज़ाम में खेत में पौधों को कतारों में काश किया जाता है और ये कतारें छोटे छोटे यानी कि मट्टी के बंद यानी कहते हैं पुश्तों पर, बंदों पर लगाई जाती है और इनके नीचे पाइप लाइनें बिछाई जाती हैं। इन पाइपों के जोड़ के ज़रिए पानी के साथ मट्टी को नमदार किया जाता है जिससे पौधे की जड़ों तक पानी पहुँचता है। काबिल इस्तेमाल स्टोरेज से क्या मुराद है। झील के गेटों के सी लेवल लिखा हुआ है से लेकर पानी की सतह तक मौजूद पानी की मिकदार को काबिल इस्तेमाल स्टोरेज कहा जाता है। काबिल इस्तेमाल पानी की गुंजाइश तब्दील होती रहती है। डैम और रिजर्वायर के दरमियान फ़र्क बयान करें। दरिया या कुदरती नदी वगैरह के पानी के बहाव के आमूदन ऊंची तमीर करदा दीवार जो कि बहाव को मुकम्मल तौर पर रोक सके डैम कहलाती है। डैम तमीर करने के बाद इसकी पुष्ट पर बनने वाले पानी के ज़ख़ीरा को रिजर्वेयर कहा जाता है। इसे आमतौर पर झील यानी लेक कहा जाता है। इसको लेक बेसन भी कहा जाता है। फ्री बोर्ड की तारीफ़ करें, ये रिपीट हुई है। हाई फ्लड लेवल के वक़्त पानी के लेवल से डैम के टॉप लेवल तक के अमूदी फासला को फ्री बोर्ड कहा जाता है। डैम के टॉप से फुल रिजर्वेयर लेवल के फ़र्क को ग्रॉस फ्री बोर्ड कहा जाता है, जबकि डैम की टॉप से हाई फ्लड लेवल तक के फ़र्क को नेट फ्री बोर्ड कहा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ से क्या मुराद है। किसी इलाका में होने वाले बारिश के नतीजा में हासिल होने वाले रन ऑफ के पानी और इलाका में बरसने वाली बारिश के कुल पानी की निस्बत को रन ऑफ का म्यार कहा जाता है। इसको अंग्रेज़ी के हरफ सी से
ज़ाहिर किया जाता है। इसको हिसाबी तरीक़े से यूँ लिखा जाता है, ये फार्मूला है कोफिशिएंट इक्वल टू रन ऑफ डिवाइड बाई टोटल रेन वाटर। कैचमेंट एरिया से क्या मुराद है? किसी नदी या दरिया के किसी मुकाम पर पानी जितने इलाका से इकट्ठा होकर पहुंचता है वो इलाका कैचमेंट एरिया कहलाता है। डिस्चार्ज मालूम करने के लिए ढक्कन का फार्मूला, ये ढक्कन का फार्मूला Q इक्वल टू CA⁴ रिजर्वायर की डेड स्टोरेज से क्या मुराद है? झील में से पानी खारिज करने के लिए बनाए गए गेटों में से सबसे निचले गेट की सिल से नीचे रुकने वाले पानी की मिकदार को डेड स्टोरेज कहा जाता है। इस पानी को आबपाशी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। स्पिलवे की तारीफ करें। झील की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश से ज़ायद आने वाले पानी को डैम के डाउन स्ट्रीम साइड खारिज करने के लिए बनाए गए रास्ते को स्पिलवे कहा जाता है। ऐसे डैम का सेफ्टी वॉल्व, इसे जिनके डैम का सेफ्टी वॉल्व भी कहा जाता है। डैम की मटेरियल के हिसाब से किसमें, ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। रिजिड डैम की तारीफ करें। ऐसे डैम रिजिड मटेरियल से तमीर किए जाते हैं, इनके मटेरियल को पानी आसानी से बहाकर नहीं ले जा सकता। ऐसे डैम को कंक्रीट का डैम कहा जाता है, या चुनाई वाला डैम और डॉट वाला डैम और स्टील डैम और टिम्बर वाला डैम जो इसमें शामिल है। ग्रेविटी डैम की तारीफ करें। इस किस्म के डैम पानी का प्रेशर अपने अंदर वज़न की क़ुव्वत से बर्दाश्त करते हैं। इस किस्म के डैम का साइज़ बड़ा होता है और इनकी तमीर पर मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वेयर के अंडर स्लोसिस की तारीफ करें। वेयर के किनारों पर केनाल हेड रेगुलेटर के करीब चंद दरों का क्रेस्ट लेवल बाकी दरों की निस्बत नीचे रखा जाता है, जिनको अंडर स्लोसिस कहा जाता है। ये ज़्यादा सिल्ट वाली पानी की निचली सतहों को बिराज की दूसरी तरफ ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ़िश लेदर की तारीफ करें। वेयर की तमीज़ से अप स्ट्रीम साइड और डाउन स्ट्रीम साइड पर पानी के लेवल में काफ़ी फ़र्क पैदा हो जाता है और वेयर के आर पर मछलियों की आमदोरफ्त मुश्किल हो जाती है। इस मुश्किल को आसान करने के लिए मछलियों के लिए एक मखसूस रास्ता बनाया जाता है जिसे फ़िश लेडर कहा जाता है। उसके बाद है बिराज की तमीज़ के दो मकासद। ये जो है क्या, दरिया से मतलूबा मकदार में पानी नहर की तरफ मोड़ने के लिए और दरिया में पानी की सतह बुलंद करने के लिए वेयर और बिराज तो जो है वो बनाए जाते हैं। केनाल हेड रेगुलेटर की तारीफ करें। किसी भी नहर के नुक्ता आगात पर नहर में दाखिल होने वाले पानी को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए स्ट्रक्चर को हेड रेगुलेटर कहा जाता है। बड़ी नहर का हेड रेगुलेटर दरिया के किनारे पर बनाया जाता है, जबकि ब्रांच नहर या डिस्ट्रीब्यूटरी का हेड रेगुलेटर बड़ी नहर के किनारे पर बनाया जाता है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क की तारीफ करें। वर्क्स की, नहर के रास्ते में अगर कोई नदी, नाला, दरिया या कोई और पानी के बहाव का रास्ता आ जाए तो नहर को इसके पार गुजारने के लिए खसूसी बंदोबस्त करना पड़ता है। ऐसे खसूसी बंदोबस्त को क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स कहा जाता है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स के लिए लेवल क्रॉसिंग का स्केच बनाना है, ये स्केच है, ठीक है। सेक्शन 2 आ गया लॉन्ग क्वेश्चन। पाकिस्तान के दरियाओं की खसूसियात बयान करें। छिड़काव के ज़रिए आबपाशी का तरीका बयान करें। स्टोरेज एडिगेशन की ज़रूरत बयान करें। मट्टी की तमीर बिलहाज कारकर्दगी बयान करें और मट्टी के डैम नाकाम होने के असबाब बयान करें और दरियाओं की ट्रेनिंग की तारीफ करें और मकासद बयान करें। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2018 का फर्स्ट एनुअल पेपर है। इरीगेशन की तारीफ करें। आबपाशी से मुराद फसलों को इनकी ज़रूरत के मुताबिक मसनूई तरीके से पानी फराहम करना है। उसके बाद आता है हमारा फ़्लो इरीगेशन क्या है। आबपाशी के इस निज़ाम को ग्रेविटी इरीगेशन भी कहा जाता है। इस निज़ाम के ज़रिए दरियाओं और नदियों के पानी को नहरों और खालों के ज़रिए खेतों को मुहैया किया जाता है। इस निज़ाम में पानी के बहाव ज़मीनी रहलवानों के ज़रिए यानी कशिश शकल से ही होता है। सिंथास प्रोजेक्ट के अज्जा की फहरिस्त में राब्ता नहरें, बिराज, मेलसी, साइफन, डैम और रीमॉडलिंग। दरिया की दरमियानी स्टेज की तारीफ करें। यह बेगानी इलाका होता है जो कि वसी और अरीज़ होता है। जब दरिया इस इलाके में पहुंचता है तो इसकी बाकायदा शक्ल नज़र आती है। इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है। इस इलाके में ज़मीन के ढलवान बहुत कम होती है, जिससे बहाव की रफ्तार कम हो जाती है। दरिया अमूमी तौर पर सांप की तरह बल खाते हुए चलता है, जिसे मेयांडरिंग कहते हैं। खरीफ रबी जो है वो रबी रेशो लिखा हुआ है, सॉरी। खरीफ और रबी रेशो क्या है? इसी इलाका में मौसम खरीफ में कुल काश्तशुदा रुकबा और मौसम रबी में कुल काश्तशुदा रुकबा की निस्बत को खरीफ रबी रेशो कहा जाता है। डेल्टा और ड्यूटी में क्या ताल्लुक है? रिपीट हुआ है। लाइव स्टोरेज और डेड स्टोरेज में तमीज़ करें। झील में से पानी खारिज करने के लिए बनाए गए गेटों में से सबसे निचले गेट की सिल से लेकर फुल लेक लेवल तक मौजूद पानी की मकदार को लाइव स्टोरेज कहा जाता है, जबकि झील में से पानी खारिज करने के लिए बनाए गए गेटों में से
سب سے نچلے گیٹ کی سل سے نیچے رکنے والے پانی کی مقدار کو ڈیڈ سٹوریج کہا جاتا ہے۔ اس پانی کو آبپاشی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ رن آف کے معیار یعنی کوفیشنٹ کی تعریف کریں۔ اسی علاقہ میں ہونے والی بارش کے نتیجے میں حاصل ہونے والے رن آف کے پانی اور علاقہ میں برسنے والی بارش کے کل پانی کی نسبت کو رن آف کا معیار یعنی کوفیشنٹ آف رن آف کہا جاتا ہے۔ اس کو انگریزی کے حرف سی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کو ثابت طریقہ سے یوں لکھا جاتا ہے سی از اکول ٹو رن آف ڈیوائڈ بائی ٹوٹل۔ یہ بھی رپیٹ ہوا تھا۔ مٹی کے ڈیم کی تعمیر کی جو فہرست بنانی ہے مراحل ہے: قدرتی بنیاد کی تیاری، مٹی کی بڑھائی، کور وال کی تعمیر، کیسنگ اینڈ پچنگ۔ یہ بھی رپیٹ ہوا ہے۔ گریویٹی آرچ ڈیم میں فرق تعمیر کرنا ہے۔ گریویٹی ڈیم پانی کا پریشر اپنے وزن کی قوت سے برداشت کرتے ہیں۔ اس قسم کے ڈیم کا سائز بڑا ہوتا ہے اور ان کی تعمیر پر مٹیریل زیادہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ آرچ ڈیم اس قسم کے ڈیم کی شکل سنگل آرچ یعنی ٹھیک ہے گولائی جیسی یا ملٹیپل قسم کی ہو سکتی ہے۔ آرچ کی گولائی کے کناروں کے پیچھے مضبوط سہارے ہوتے ہیں جو کہ پانی کا پریشر برداشت کرتے ہیں۔ ویئر کی الائنمنٹ کی اقسام کے نام: اس میں نارمل الائنمنٹ اور اوبلیک الائنمنٹ۔ فلیکسیبل ایپرن کی تعریف کریں۔ یہ ویئر کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے۔ اس کو ڈاؤن اسٹریم سائٹ پر فلٹر کے بعد اور اپ اسٹریم سائٹ پر پختہ فرش سے پہلے تعمیر کیا جاتا ہے۔ یہ حصہ پتھر کے ٹکڑوں سے بنایا جاتا ہے۔ نیکسٹ آتا ہے ہمارا ڈیوائڈ وال کیوں تعمیر کی جاتی ہے۔ انڈرسلوسز اور دیگر دروں کے درمیان فرق کرنے والی ویئر کے عموداً ایک دیوار بنائی جاتی ہے جسے ڈیوائڈ وال کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی اپ اسٹریم سائٹ پر زیادہ ہوتی ہے اور ڈاؤن اسٹریم سائٹ پر اس کی لمبائی اتنی رکھی جاتی ہے کہ اس طرح پیدا ہونے والا ہائیڈرولک جمپ اس کی لمبائی میں ختم ہو سکے۔ اس دیوار کے بنانے کا خاص مقصد انڈرسلوسز اور نارمل بیس کی اونچائی میں فرق کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلل کو روکنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیوار پانی کے متوازی بہاؤ کو ممکن بھی بناتی ہے، جس سے انڈرسلوسز کے سامنے فلیکسیبل ایپرن جو ہے اس کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ فلیوم کی تعریف کرنی ہے۔ نہر پر بنایا جانے والا فلیوم یعنی جال ایک ایسا اسٹرکچر ہے، یہ رپیٹ ہوا ہے ٹھیک ہے۔ سلٹ کنٹرولنگ ورکس: نہر میں سلٹ کے داخلے کو روکنے اور داخل شدہ سلٹ کو نہر سے باہر نکالنے کے لیے کچھ تعمیرات کی جاتی ہیں، جنہیں سلٹ کنٹرولنگ ورکس کہا جاتا ہے۔ چونکہ سلٹ نہروں میں طے نشین ہو کر اس کا سیکشن تنگ کر دیتی ہیں، اس سے نہر کا پانی کناروں سے باہر اچھلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ سلٹ کو دریا سے نہر میں داخل ہونے سے روکا جائے، اسی لیے سلٹ کنٹرولنگ ورکس تعمیر کی جاتی ہے۔ لیسی کی رجیم تھیوری بیان کرنی ہے۔ کسی بھی چینل کے رجیم میں ہونے کے لیے اس کے بہاؤ کے مطابق اس کی تمام پیمائشیں، چوڑائی، گہرائی اور ڈھلوانے قدرتی طور پر مقرر ہوتی ہیں۔ یہ ایسے چینل ہوتے ہیں جن میں نہ تو سلٹ طے نشین ہو رہی ہو اور نہ ہی چینل کی سطح سے سلٹ اور مٹی وغیرہ پانی میں شامل ہو رہی ہو۔ کریٹیکل ویلوسٹی کی تعریف کریں۔ نہری پانی میں پائی جانے والی سلٹ کو تیرنے کی حالت میں رکھنے کے لیے نہر کے پیندے کے ساتھ پانی کی رگڑ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس رگڑ کے نیچے بمور پیدا ہوتے ہیں جو کہ سلٹ کو طے نشین ہونے سے باز رکھتے ہیں۔ ایسی حالت کے لیے کسی نہر کے لیے اس کی گہرائی کے مطابق ایک مخصوص ویلوسٹی ہوتی ہے جسے کریٹیکل ویلوسٹی کہا جاتا ہے۔ جال کی قدر سے کیا مراد ہے یعنی ایکسٹینٹ آف فال؟ جال کے اپ اسٹریم کے لیول اور ڈاؤن اسٹریم کے لیول کے فرق کو جال کی قدر کہا جاتا ہے۔ اسٹیپڈ فال یعنی زینہ وار جال کا اسکیچ بنائیں تو یہ ڈائیگرام نظر آ رہی ہے، اس طرح کا ہوتا ہے۔ سائفن کی تعریف کریں۔ نہر کے راستے میں اگر کوئی دریا، ندی یا قدرتی نالا اس طرح حائل ہو کہ دونوں آبی ذرائع کے بیڈ لیول تقریباً برابر ہو اور یا ایک کا بیڈ لیول دوسرے کے بیڈ لیول اور فل سپلائی لیول کے درمیان آ جائے تو ان دونوں ذرائع میں سے جس کا ڈسچارج کم ہو اسے نیچے سے گزار دیا جاتا ہے۔ ایسے کراس ڈرینیج ورک کو سائفن کہا جاتا ہے۔ لیول کراسنگ کا بطور یعنی کہ آپ نے ڈریننگ ورک پلان بنانا ہے۔ یہ ڈائیگرام پہلے بھی آ چکی ہے، یہ بھی رپیٹ ہوا ہے ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے نہر کی ری ماڈلنگ کی تعریف کریں، یہ رپیٹ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اوپن فلیوم آؤٹ لیٹ کی تعریف۔ اس قسم کے آؤٹ لیٹ کے آغاز پر ایک چھوٹا سا ڈلوانی ویئر بنا ہوتا ہے جو کہ آؤٹ لیٹ کے فرش کو تھوڑا سا نیچے کرتا ہے۔ اس کے بعد پانی کا راستہ فلیوم سے گزرتا ہے۔ آؤٹ لیٹ کے آخری
इससे पर हाइड्रोलिक जंप बनता है, जिसकी वजह से ये आउटलेट सेमी मॉडुलर बन जाता है। यानी हाइड्रोलिक जंप की वजह से इसके डिस्चार्ज का वाटर कोर्स में पानी के लेवल पर इन्हिसार ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आउटलेट की फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मुराद है? डिस्ट्रीब्यूटरी के डिस्चार्ज में तब्दीली और इसके नतीजे में होने वाली आउटलेट के डिस्चार्ज में तब्दीली की निस्बत को आउटलेट की फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। लीचिंग की तारीफ करें, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये लेकिन ये ऑप्शन में आया था। थोड़ ज़्यादा ज़मीन को काबिल काश्त बनाने के लिए इस तरीक़ा में खेत पाए जाने वाले नुकसानात, नमकियात और पानी में हल करके खारिज कर दिया जाता है। इस मकसद के लिए खेत में वाफर मकदार में पानी छोड़ा जाता है, ठीक है, उसको लीचिंग कहते हैं। दरियाओं की ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? दरिया पर अगर कोई वियर बिराज या पुल वगैरह बनाया जाए तो दरिया अपना रास्ता तब्दील करते हुए इस किस्म के स्ट्रक्चर को बेकार भी कर सकता है। इसके लिए कुछ इकदाम किए जाते हैं जिनसे दरिया को मखसूस रास्ते में बहने पर मजबूर कर दिया जाता है। ऐसे इकदाम को दरियाओं की ट्रेनिंग कहा जाता है। स्केच वाले ग्राइंड का स्केच बनाएगा, कशिश वाले ग्राइंड का स्केच, ये है। सेक्शन 2 आ गया है, इरीगेशन के फ़वाइद जो है ना तहरीर करें। और फिर आता है ड्यूटी को बढ़ाने के तरीके बयान करें। फिर फंक्शन की बुनियाद पर डैम की दर्जाबंदी मुख्तसर बयान करें। और मट्टी के डैम में पानी रिसने का कंट्रोल तहरीर करें। बिराज की जगह से इंतखाब पर असरअंदाज होने वाले अवामिल बयान करें। आउटलेट की खसूसियात तहरीर करें। कैनेडी या जो भी है कैनेडी की सिल्ट थ्योरी पर बहस करें। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की तारीफ़ करें और क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की ज़रूरियात बयान करें। सीम ज़दगी की वजूहात की वजाहत करें और दरियाओं की ट्रेनिंग के मकासद तहरीर करें। ठीक हो गया। आप डिस्कस करने जा रहे हैं 2018 के सेकेंड एलिमेंट सप्लीमेंट्री के पेपर को। इरीगेशन के नुकसान 2 लिखने हैं। ज़्यादा पानी की फरहमी की वजह से हवा में नमी की मिकदार बढ़ जाती है जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़िर होती है। खड़े पानी पर मच्छर परवरिश पाता है जिससे आवाम को मलेरिया बुखार आने का ख़तरा होता है। बाकी आप खुद पढ़ लें। सिंताज माहदे के 2 अहम निकात तहरीर करें। इसमें पहला निकात जो है ये रिपीट हो चुका हुआ, ठीक है, क्वेश्चन ये पढ़ लिया। उसके बाद आता है इंडस रिवर्स अथॉरिटी का फंक्शन। तो इसमें आता है कि इरसा कायम करने का अवलीन मकसद दरिया सिंध और इसके मुआवन दरियाओं के पानी की पाकिस्तान के तमाम सूबों में मुनसफाना तकसीम है। इस मकसद के हसूल के लिए चारों सूबों में तकसीम का फार्मूला तयशुदा है। इस फार्मूले के मुताबिक तकसीम के लिए रोज़ाना दरियाओं के मुख्तलिफ़ मकामात पर डिस्चार्ज नापा जाता है। इसके लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर नापने का जदीद निज़ाम जो है वो अपनाया गया है जिसे टेलीमीट्री सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद आता है किसी फसल की ड्यूटी और एकड़ों में और क्यूसिक में, ये भी रिपीट ही हुआ है, ठीक है। किसी फसल की ड्यूटी बढ़ाने के 2 तरीक़ों के नाम। सही काश्तकारी, पानी लगाने के लिए बेहतर तरीके, नहरों की लाइनिंग, उसके बाद फसलों की तब्दीली और टैक्स का नफाज, ठीक है। सतह पोशी के तरीक़ों के नाम। फ्लड का तरीका, फ़र्व का तरीका फ़र्व, और उसके बाद ज़िगज़ैग का तरीका और बेसन का तरीका। रन ऑफ की तारीफ़ करें। बारिश के पानी का वो हिस्सा जो कि ज़मीन पर बह निकले रन ऑफ कहलाता है। पिकअप वेयर की तारीफ़ करें। डैम से निचली तरफ डाउन स्ट्रीम साइड कुछ फासले पर तमीर किए जाने वाले वेयर को पिक अप वेयर जो वो कहा जाता है। ये वेयर डैम से चंद किलोमीटर के फासले पर नहरें निकालने के लिए तमीर किया जाता है। कोरवाल मट्टी के डैम की तारीफ़ करें। इस किस्म के डैम में दरमियान में लंबाई के रुख एक गैर जाजिब दीवार तमीर कर दी जाती है जिसे कोरवाल कहा जाता है और इसके दोनों तरफ मट्टी की फिलिंग की जाती है। मट्टी के डैमों के फेल होने की 2 वजूहात तहरीर करें। मट्टी के बंद के नाकाम होने यानी फेलियर के बाद बहुत से असबाब हैं। इनमें से अहम असबाब और इनसे बचाव की तदाबीर। ओवर टॉपिंग, डाउन स्ट्रीम साइड का गीला होना, टाइपिंग के अमल से पानी का रिसना, झील का अचानक खाली हो जाना, डलवान का फेल हो जाना, बुनियाद का फेल हो जाना, डैम की सतह का ख़राब होना और नाकिस मटेरियल। रिजिड डैम की तारीफ़ करें, ये रिपीट हो गया। उसके बाद है शीट पाइल की तारीफ़। नरम मट्टी और पानी को रोकने के लिए लकड़ी और कंक्रीट या स्टील की पाइलें साथ साथ जोड़कर लगाई जाती हैं जिन्हें शीट पाइल कहा जाता है। इस मकसद के लिए स्टील की चादर भी इस्तेमाल कर ली जाती है, इसको कर्टेन वाल भी कहा जाता है। वेयर के अंडर स्लोसिस की तारीफ़ करें। वेयर के अंदर वेयर के किनारों पर केनाल हेड रेगुलेटर यानी CHR कहते हैं, केनाल हेड रेगुलेटर के करीब चंद दरों का क्रेस्ट लेवल बाकी दरों की निस्बत नीचे रखा जाता है जिनको अंडर स्लोसिस कहा जाता है। ये ज़्यादा सिल्ट वाली पानी की निचली सतहों को बैराज की दूसरी तरफ ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
कैनाल रेगुलेशन वर्क्स की फहरिस्त में हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर, फ्लूम और जाल वगैरह शामिल हैं। सिल्ट एक्सक्लूडर की तारीफ करें। सिल्ट को नहर में दाखिल होने से रोकने के लिए ये एक ऐसी तमीर है जो कि दरियाओं में नहर के हेड रेगुलेटर के सामने बनाई जाती है। दरिया में बहते हुए पानी में पैंदे के करीब पानी की तह में सिल्ट की मकदार ज़्यादा होती है, जबकि बलाई तहों में सिल्ट की मकदार कम होती है। सिल्ट एक्सक्लूडर की तमीर का मकसद यही होता है कि नहर के हेड रेगुलेटर के सामने ज़्यादा सिल्ट वाले पानी को नहर में दाखिले से रोका जाए और इसे दरिया में डाउन स्ट्रीम साइड पर बहा दिया जाए। नहर की अलाइनमेंट की तारीफ करें। नहरों की अलाइनमेंट से मुराद इनकी तमीर के लिए इनके रास्ते रूट का तयन करना। कैनाल की लाइनिंग के दो नुकसान। आई थिंक ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। इब्तदाई लागत बढ़ जाती है, नहरों की मरम्मत का काम मुश्किल हो जाता है। दो अगर पूछें तो दो ये हो गया, बाकी आप खुद पढ़ लें, ठीक है। कनेडी की सिल्ट थ्योरी के नज़रियात है कि नहर में सिल्ट नहर के पैंदे के साथ रगड़ के नतीजे में तैरती रहती है। उसके बाद आता है कि सिल्ट को नहर में तैरने की हालत में रखने के लिए एक मखसूस वेलोसिटी होती है जो कि क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। कैनाल फॉल की तारीफ करें। बाज़ औक़ात नहर के किसी हिस्सा पर नहर के बेड को ग्रेडियंट के अलावा यकदम नीचे करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह नहर के बेड को नीचे करने के बंदोबस्त को जाल कहा जाता है। उसके बाद आता है टेल स्केप की तारीफ करें। नहर के आखिरी हिस्से पर बाज़ औक़ात नहर के फालतू पानी को किसी दरिया या नदी में डालने की गर्ज से नहर बना दी जाती है, जिसे टेल स्केप कहा जाता है। आमूदी किनाल फॉल की तारीफ करें। इस किस्म की जाल की अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम साइड के दरमियान एक आमूदी दीवार तमीर की जाती है जो कि इस मुकाम पर नहर की बेड लेवल को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। यह दीवार 1.2 मीटर यानी 4 फीट की ऊंचाई तक मुनासिब रहती है। सुपर पैसेज की तारीफ करें। अगर नहर के रास्ते में कोई नदी, नाला या दरिया हाइल हो तो और इसे नहर के ऊपर से गुजार दिया जाए तो इस बंदोबस्त को सुपर पैसेज कहा जाता है। ये रिपीट हुआ है। नहर के किनारे पर शगाफ पैदा करने की दो वजूहात। इसमें नहर के डिज़ाइन में खामी, सेचुरेशन, ग्रेडियंट, चूहे के बिलें वगैरह, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। नॉन मॉडुलर आउटलेट की तारीफ करें। इस किस्म के आउटलेट के डिस्चार्ज का इन्हिसार डिस्ट्रीब्यूटरी और वाटर कोर्स दोनों में पानी के लेवल पर होता है। डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी के लेवल में तब्दीली की वजह से आउटलेट के डिस्चार्ज में तब्दीली वाक़या होती है। इसके अलावा वाटर कोर्स में पानी के लेवल में तब्दीली भी आउटलेट के डिस्चार्ज पर असरअंदाज होती है। वाटर लॉगिंग की तारीफ करें। पौधों की जड़ों की सतह पर बाज़ औक़ात पानी मुस्तकिल तौर पर जमा हो जाता है और फसलों की नशोनुमा पर मुज़िर असरात मुरतब होते हैं। ज़मीन की इस हालत को सीमज़दगी यानी वाटर लॉगिंग कहा जाता है। ऐसी ज़मीन को सीमज़दा ज़मीन कहा जाता है। वाटर लॉगिंग की हालत में ज़मीन बंजर हो जाती है। उसके बाद है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की तारीफ करें। दरिया पर अगर कोई वियर, बिराज या पुल वगैरह बनाया जाए तो दरिया अपना रास्ता तब्दील करते हुए इस किस्म के स्ट्रक्चर को बेकार भी कर सकती है। इसलिए कुछ ऐसे इकदाम किए जाते हैं जिनसे दरिया को मखसूस रास्ता में बहने पर मजबूर कर दिया जाता है। ऐसे इकदाम को दरियाओं की ट्रेनिंग कहा जाता है। दरिया की डेल्टा स्टेज की तारीफ करें। ये दरिया की आखिरी स्टेज होती है। जब दरिया समंदर में गिरता है तो वहाँ पर ज़मीन की ढलवान बहुत ही कम होती है। इस वजह से दरियाई पानी में मौजूद मट्टी तयनशीन हो जाती है और दरिया की गहराई बहुत कम हो जाती है। पॉट बहुत ज़्यादा हो जाता है और दरिया कई शाखों में बढ़ जाता है। इस बनावट को डेल्टा कहा जाता है। ये इलाका अक्सर दलदल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। अब सेक्शन 2 आगे लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। इरीगेशन सिस्टम की एग्जाम बयान करें। फसलों की आबू ज़रूरियात पर असरअंदाज होने वाले अवामिल बयान करें। मिट्टी के डैमों के नाकाम होने की वजूहात और इनके हिफाजती तदाबीर बयान करें या उनकी वजाहत करें। कैनाल लाइनिंग की इकसाम की वजाहत करें। मुख्तलिफ इकसाम के क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की वजाहत करें और ठोर से मुतासरा ज़मीन को बहाल करने के तरीक़ों की वजाहत करें। स्टूडेंट वेट कीजिएगा। जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2019 के फर्स्ट एनुअल पेपर को। ग्रेविटी इरीगेशन की तारीफ़ करें। आपाशी के इस निज़ाम में दरियाओं और नदियों के पानी को नहरों और खालों के ज़रिए खेतों को मुहैया किया जाता है। इस निज़ाम को पानी का बहाव ज़मीनी ढलवान यानी कशिश सर्कल के ज़रिए होता है। पीडा क्या है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ग्रॉस कमांड एरिया की तारीफ करें। किसी नहर, राजबा या वाटर कोर्स जितने इलाकों को सराब करता है, इस इलाका के कुल रुकबा को इस नहर या वाटर कोर्स का ग्रॉस कमांड एरिया यानी GCA कहा जाता है। इस इलाका में ऐसी जगह भी शामिल होती हैं जहाँ पर फसलें काश्त नहीं होती। आपाशी के फ़रोग़ तरीके की तारीफ करें। आपाशी का इस तरीका में खेत में थोड़े थोड़े फासले पर हमवार खालियाँ
یعنی فرو بنا دی جاتی ہیں اور پانی پورے کھیت میں نہیں بڑھا جاتا بلکہ صرف خالیوں میں ہی بڑھا جاتا ہے۔ دو خالیوں کے درمیانے حصے میں پانی مٹی سے جذب ہو کر ہی پہنچتا ہے۔ اس درمیانی حصے پر ہی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں اور جو کہ اپنی جڑوں کے علاقہ یعنی روٹ زون میں پہنچنے والے پانی سے ہی پروان چڑھتی ہیں۔ یہ طریقہ زیادہ تر سبزیات کی کاشت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بیسن آبپاشی کیا ہے؟ آبپاشی کے اس طریقہ کے مطابق پودوں کے گرد گڑھے بنائے جاتے ہیں اور ہر گڑھے کو کھال کے ذریعے دوسرے گڑھوں سے ملا دیا جاتا ہے۔ پانی صرف ان گڑھوں میں بڑھا جاتا ہے، باقی پورے کھیت کو پانی نہیں دیا جاتا۔ رن آف کی کوفیشینٹ کی تعریف کریں۔ کسی علاقہ میں ہونے والے بارش کے نتیجے میں حاصل ہونے والے رن آف کے پانی اور علاقے میں برسنے والی بارش کے کل پانی کی نسبت کو رن آف کا معیار یعنی کوفیشینٹ آف رن آف کہا جاتا ہے۔ اس کو انگریزی کے حرف سی سے ظاہر کیا جاتا ہے، اس کو ثابت طریقہ سے یوں ظاہر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ریپیٹ ہوا تھا رن آف کوفیشینٹ۔ لائیو اور ڈیڈ سٹوریج کے درمیان مبین فرق، یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے ریزروائر سے کیا مراد ہے؟ ندیاں دریا کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے بند بنائے جاتے ہیں، بند بنا کر مصنوعی جھیل بنائی جاتی ہے جسے ریزرویئر کہا جاتا ہے، یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے۔ کور وال والے مٹی کے ڈیم، اس قسم کے ڈیم میں درمیان میں لمبائی کے رخ غیر جاذب دیوار تعمیر کر دی جاتی ہے یعنی کہ جسے کور وال کہا جاتا ہے اور اس کے دونوں طرف مٹی کی فلنگ کی جاتی ہے۔ پنجاب میں 6 براجوں کے نام اور 8 لکھ دی ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے اہم براجوں کے نام ہیں، جن میں جناح براج، چشمہ براج، سکھر براج، رسول براج، تریمو براج، مرالہ براج اور پنجند براج اور بلوکی براج۔ ویئر کی اقسام میں نیرو کریسٹڈ ویئر، آپ کی براڈ کریسٹڈ ویئر، اوگی ویئر، سیپولیٹری ویئر، شارپ کریسٹڈ ویئر اور سبمرجڈ ویئر۔ سلٹ انجیکٹر کی تعریف کریں۔ اس کو سلٹ ایکسٹریکٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مدد سے نہر میں داخل ہونے والے سلٹ کو نہر سے نکالا جاتا ہے۔ اسے نہر کے ہیڈ ریگولیٹر کے کچھ فاصلے پر تعمیر کر کے نہر کے ڈاؤن سٹریم سائڈ پر کسی مناسب جگہ پر تعمیر کیا جاتا ہے۔ کنال ہیڈ ریگولیٹر کی تعریف کریں۔ کسی بھی نہر کے یہ کنال ہیڈ ریگولیٹر ریپیٹ ہوا ہے۔ نہر کی الائنمنٹ پر اثر انداز ہونے والے عوامل بھی ریپیٹ ہوئے ہیں۔ لیسی کے رجیم کا نظریہ جو ہے تھیوری، یہ بھی ریپیٹ ہوئی ہے۔ نہر کی دیکھ بھال کی اقسام، اس میں آتا ہے آپ کا عمودی جال اور فلیوم جال۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائے گا آپ کا جال کی قدر سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے، یہ پیچھے آ چکا ہے۔ ایکواڈکٹ کی تعریف کریں۔ جب نہر کے پانی کو اس کے راستہ میں آنے والی کسی ندی یا دریا وغیرہ کے اوپر سے گزارنے کا بندوبست کیا جائے تو ایسی تعمیر کو ایکواڈکٹ کہا جاتا ہے۔ اسکیپ چینل، نہر سے سلٹ کو دوبارہ دریا کے ڈاؤن سٹریم ڈال میں ڈالنے کے لیے نہروں میں سلٹ انجیکٹر بنائے جاتے ہیں، جس سے سلٹ نہر سے دریا تک ایک چھوٹی نہر کے ذریعے ڈال دی جاتی ہے۔ اس چھوٹی نہر کو اسکیپ چینل کہا جاتا ہے۔ نہر کی دیکھ بھال کے کام، بل کی صفائی، پشتوں کو مضبوط بنانا، برف کی تعمیر، گھاس پھوس اور جھاڑیاں تلف کرنا، سروس روڈ کی مرمت، شگاف کو بند کرنا اور ری ماڈلنگ۔ نہر کی ری ماڈلنگ کی تعریف کریں، ریپیٹ ہوا ہے۔ موگا کی بنیاد ضروریات، ساکھ کے لحاظ سے مضبوط ہو، اس میں حرکت کرنے والے حصے نہیں ہونے چاہیے، پانی کے ساتھ اپنے حصے کی سلٹ بھی حاصل کرنے کے قابل ہو، کم پانی ان کے ہونے کے باوجود اپنے حصے کا پانی حاصل کرنے کے قابل ہو، نہر میں سلٹ کی مقدار کم و بیش ہونے کے اس کی صورت میں بھی پانی حاصل کرنے کی گنجائش میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ موگا کی خصوصیات کون کون سی ہیں؟ اس میں آئے گا آپ کا کہ پانی کے ساتھ ساتھ اپنے حصے کی سلٹ بھی حاصل کر سکے، کم پانی جو ہے ہونے کے باوجود اپنے حصے کا پانی حاصل کرنے کے قابل ہو، ساتھ کے لحاظ سے مضبوط ہو، نہر میں سلٹ کی مقدار کم و بیش ہونے کی صورت میں بھی پانی حاصل کرنے کی گنجائش میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ مٹی کی اصلاح سے کیا مراد ہے؟ بنجر زمین کو قابل کاشت بنانے اور کاشتکاری کے لیے موزوں زمین کو کاشتکاری کے لیے بہتر بنانے کے لیے زمین کی اصلاح جو ہے وہ جسے ریکلیمیشن آف سوئل کہا جاتا ہے۔ تھوڑ کی تعریف کریں۔ تھوڑ ہے آپ کی سالینٹی ہے۔ ٹھیک ہے، پودوں کی جڑوں کی سطح یعنی روٹ زون پر پودوں کے نشو و نما کے لیے نقصان دہ نمکیات کے جمع ہو جانے کو تھوڑ کہا جاتا ہے۔ اسے عام زبان میں کلر، ٹھیک ہے، یعنی فلوریسنس سالٹ جو ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے، جو کہ زمین کی سطح پر نمکیات کی تہ کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ سپرز کیا ہیں؟ یہ پشتے دریا کے بہاؤ کے عموداً کسی مناسب زاویے پر بنائے جاتے ہیں، جو کہ دریا کے کنارے سے دریا کے اندر کی طرف بنائے جاتے ہیں۔ ان کو گرائن بھی کہا جاتا ہے، ان کو بعض اوقات عمودی ڈائکس بھی کہا جاتا ہے۔ مارجنل بند کی تعریف کریں۔ یہ مٹی کے بند دریا کے پانی کے بہاؤ کے متوازی بنائے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد دریا میں سیلاب آنے کی صورت میں پانی کو دریا کے کناروں سے اچھلنے سے روکنا ہے۔ ان کو ڈائکس بھی کہا جاتا ہے۔ سیکشن 2 آ گیا، لانگ کوشچن۔ سیم سے بچاؤ کے طریقے بیان کریں۔ نہر میں شگاف پر
पुर करने के तरीके बयान करें। कैनेडी के सिल्ट नज़रिया पर नोट लिखे, डैम की साइट सिलेक्शन पर असरअंदाज होने वाले अवामिल बयान करें और ड्यूटी को बेहतर करने के तरीके मुफसलन बयान करें। अब 2019 का सेकंड एनुअल पेपर आ गया है। इरिगेशन के लिए पानी के ज़राए बयान करें। उसमें आपका बारिश का पानी, सतही पानी और ज़ेर ज़मीन पानी शामिल है। आबपाशी के लिए पानी के मियार की तारीफ़ करें। अगर किसी पानी में 1000 ppm यानी पार्ट पर मिलियन तक नमकियात शामिल हो तो इसे अच्छा पानी कहा जाता है। अगर इनकी मिकदार 1000 से 2000 तक हो तो उसे दरमियानी किस्म का पानी कहा जाता है। और अगर नमकियात की मिकदार 2000 पार्ट पर मिलियन से ज़ायद हो तो ऐसे आबपाशी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पानी में ज़्यादातर नमकियात सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और की शक्ल में पाए जाते हैं। इनमें सोडियम के नमकियात ज़्यादा नुकसानदा होते हैं। वेट कीजिएगा जी स्टूडेंट। अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि दरियाओं की डेल्टाई गुज़रगाह की तारीफ़ करें। यह दरिया की आखिरी स्टेज होती है। जब दरिया समंदर में गिरता है तो वहाँ पर ज़मीन की ढहलवान बहुत ही कम होती है। इस वजह से दरियाई पानी में मौजूद मट्टी तह नशीन हो जाती है और दरिया की गहराई बहुत कम हो जाती है। पॉट बहुत ज़्यादा हो जाता है और दरिया कई शाखों में बढ़ जाता है। इस बनावट को डेल्टा कहा जाता है। यह इलाका अक्सर जो है वो दलदल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। अब हमारा सवाल आता है इसमें इरसा का मकसद, IRSA, इरसा का मकसद बयान करें। इरसा कायम करने का अव्वलीन मकसद दरियाए सिंध और इसके मुआवन दरियाओं के पानी की पाकिस्तान के तमाम सूबों में मुनसिफाना तकसीम है। इस मकसद के हसूल के लिए चारों सूबों में तकसीम का फार्मूला तयशुदा है। इस फार्मूला के मुताबिक तकसीम के लिए रोज़ाना दरियाओं के मुख्तलिफ मकामात पर डिस्चार्ज नापा जाता है। इसके लिए मुख्तलिफ मकामात पर नापने का जदीद निज़ाम अपनाया गया है जिसे टेलीमीट्री सिस्टम कहा जाता है। ये भी एक तरफ से रिपीट हुआ है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस मैच करते हैं इसमें। नकद आवर फसलों की तारीफ़ करें। ऐसी फसलें जिनकी पैदावार घरेलू ज़रूरियात के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हो और किसान इन फसलों को बेचकर रकम वसूल करते हों, नकद आवर फसलें कहलाती हैं। इनमें कपास, चावल, तंबाकू, गट्टा, ये गट्टा नहीं होगा, गन्ना है, ठीक है ना, गन्ना और तेल पैदा करने वाली अजनास शामिल हैं। अब ये सवाल आपका जो इसमें अभी आ रहा है न्यूमेरिकल कि अगर फसल का बेस पीरियड 120 दिन और डेल्टा 60 सेंटीमीटर हो तो ड्यूटी मालूम करें। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने मीटर्स में जो है ना 60 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 करें, मीटर बन जाएगा 0.6। तो आपने ये सारी वैल्यूज़ जो है ना इस फार्मूले में पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम की तारीफ़ करें। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। अंडर स्लोसिस या अंडर स्लोस और स्पिल वे में फ़र्क वाज़िया करें। अंडर स्लोस वियर के किनारे पर कैनाल हेड रेगुलेटर के करीब चंद दरों का क्रेस्ट बाकी दरों की निस्बत नीचे रखा जाता है जिनको अंडर स्लोसिस कहते हैं। इसका असल मकसद दरिया में कम बहाव के वक्त नहर के लिए आसानी से पानी हासिल करना, सिल्ट के दाखिले को रोकना और सिल्ट जमा हो जाने पर सिल्ट वाले पानी को वेयर की डाउन स्ट्रीम साइड पर बहा देना भी अंडर स्लोसिस का अहम काम होता है। स्पिलवे झील की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश से ज़ायद आने वाले पानी को डैम के डाउन स्ट्रीम साइड खारिज करने के लिए बनाए गए रास्ते को स्पिलवे कहा जाता है। इसे डैम का सेफ्टी वॉल्व भी कहा जाता है। मट्टी के डैम की तारीफ़ करें। इस किस्म के डैम तमीर वाली जगह के नज़दीक मकामी तौर पर दस्तियाब मट्टी से तैयार किए जाते हैं। यह आम तमीर किए जाने वाले डैम है। इस किस्म के डैम पर तमीराती लागत कम आती है। पुराने वक्तों में ये डैम कम ऊंचाई तक ही बनाए जाते हैं, लेकिन आजकल जदीद मशीनरी और नई तहकीक की बदौलत ज़्यादा ऊंचाई वाले डैम भी मट्टी से बनाए जा रहे हैं। आगे आता है हमारा डाइवर्शन लफ्ज़ असल में इसमें लिखा हुआ है। डैम का क्या मकसद है कि ये कम ऊंचाई वाले डैम होते हैं। इनकी तमीर का बुनियादी मकसद दरिया के पानी के लेवल को ऊंचा करना होता है ताकि दरिया का पानी नहर या दीगर ज़रूरत के लिए बनाई गई जगहों की तरफ मोड़ा जा सके। इसकी मिसाल के तौर पर आप बात करें तो वियर और बिराज है। वियर और बिराज में फ़र्क बयान करें। दरिया के पानी के बहाव के मुदन बनाई जाने वाली कम ऊंचाई वाली दीवार जिसके ऊपर से दरिया का पानी गुजर सके वियर कहलाती है। इस वियर पर अगर गेट लगाकर अजाफी पानी रोकने का बंदोबस्त कर दिया जाए तो इसे बिराज कहा जाता है। इन्वर्टेड साइफन का स्केच जो है ना ये बनाया गया है, ठीक है, ये बनाना है अपने। पाकिस्तानी बिराजों के कम से कम 5 नाम, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। सिल्ट कंट्रोलिंग वर्क्स के नाम लिखें। इसमें सिल्ट आपका इजेक्टर है, आउटफॉल कैनाल है, सिल्ट एक्सक्लूडर है, उसके बाद सिल्ट वेन्स वगैरह हैं, ठीक है। फ्लूम की तारीफ़ करें। नहर पर बनाया जाने वाला फ्लूम, ये असल में क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है कैनाल लाइनिंग के 3 फ़वाइद। नहरों से रिसने वाले पानी के ज़िया में कमी वाक़ होती है। नहरों के नज़दीकी ज़मीन सीम ज़दा होने से महफूज हो जाती है, पानी ज़ाया होने से बच जाता है और उसे मज़ीद ज़मीन को सैराब किया जा सकता है।
कोई से 3 फ़वाइद मैंने पढ़े हैं, बाकी आप देखें तो और भी हैं इसके अंदर। वाटर कोर्स की तारीफ करें, इनको फील्ड चैनल भी कहा जाता है। इनके ज़रिए बराह रास्त खेतों को सैराब किया जाता है। ये खालें छोटी नहरों जो या डिस्ट्रीब्यूटरी से मोगों के ज़रिए निकाली जाती है। दवामी और गैर दवामी नहरों में फ़र्क बयान करें। दवामी नहरें ऐसी नहरें जो सारा साल ज़रूरत के मुताबिक पानी जिनमें बहता रहता है। इस किस्म की नहरें निकालने के लिए दरिया पर वियर बिराज या बंद तमीर किया जाता है। इस तरह दरिया का पानी रोक कर नहर में मुहैया किया जाता है। दरिया के किनारे पर ही नहर का हेड रेगुलेटर बना दिया जाता है, जिससे ज़रूरत के मुताबिक पानी नहर में छोड़ा जाता है। अब आते हैं गैर दुआमी नहरों की तरफ। ऐसी नहरें की बनावट बिल्कुल दुआमी नहरों जैसी ही होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इनमें पानी पूरा साल नहीं बहता, इनमें पानी सिर्फ फसल की ज़रूरत के मुताबिक ही जारी रखा जाता है। जब फसल को पानी की ज़रूरत ना हो तो पानी की सप्लाई बंद कर दी जाती है। नहर की जाल की ज़रूरत बयान करें। नहर के लिए बेड स्लोप 1:8000 यानी 1:4000 से 1:8000 तक मुहैया की जाती है, ठीक है। जबकि ज़मीन की कुदरती ढलवान 1:200 से 1:500 तक होती है। इस तरह नहर का पैंदा कुछ फासले के बाद कुदरती ज़मीन की सतह से बुलंद हो जाता है। इस तरह नहर गैर महफूज और महंगी हो जाती है। इस पैंदे पर जाल फराहम करके दोबारा सतह ज़मीन के नीचे लाया जाता है। अमूदी जाल की तारीफ करें। इस किस्म की जाल में जाल की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड के दरमियान एक अमूदी दीवार तमीर की जाती है, जो कि किसी मुकाम पर नहर के बेड लेवल को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। यह दीवार 1.2 मीटर यानी 4 फीट यानी 4 फीट की ऊंचाई तक मुनासिब रहती है। पाइप एक्वाडक्ट की तारीफ करें। छोटी नहर जिसका डिस्चार्ज कम हो कि पानी को नदी के ऊपर से पाइपलाइन बिछाकर गुजार दिया जाता है, ऐसी तमीर को पाइप एक्वाडक्ट कहा जाता है। नहर की देखभाल के कामों के नाम। ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका नहर के पुश्तों के टूटने के सबाब। वो होती है कि नहर के डिज़ाइन में खामी हो, सेचुरेशन ग्रेडियंट, चूहों के बिले बना लेना, बाज़ काश्तकारों का नहर के किनारे को काट देना। ये भी रिपीट हुआ है। आउटलेट की इकसाम, ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया है। ज़मीन की बहाली रिक्लेमेशन की तारीफ करें, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। ज़मीन के थोर ज़दा होने के सबाब, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। कशिश वाले ग्रोइन की शक्ल बनानी है, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। डायग्राम बनानी है जो आपने। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है सेक्शन 2 का। बिराज के हिस्सों के नाम लिखें, उनमें 5 की वजाहत करनी है आपने। फिर ड्यूटी पर से अंदाज होने वाले अवामिल बयान करें। सिंध तास मुआहिदा की अहम शिकें बयान करें और किसी डैम की किस्म पर असर अंदाज होने वाले अवामिल की वजाहत करें। पुख्ता और गैर पुख्ता नहरों के फ़वाइद और नुकसानात बयान करें। ठोर की वजूहात बयान करें और दरियाओं की ट्रेनिंग के मकासद बयान करें। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2020 के सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री के पेपर को कि आउटलेट की इकसाम लिखें। ये क्वेश्चन आपका अभी पिछले पेपर में भी आया, रिपीट हुआ है। सीम ज़दगी की वजूहात भी रिपीट हो गई हैं, ठीक है। इसमें ज़ायदा आबापाशी, पानी का रिसना, नामुनासिब पानी का खराज वगैरह शामिल है। बैराज की तमीर के 2 मकासद बयान करने हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। कैनाल हेड रेगुलेटर की डेफिनेशन भी रिपीट हो गई है। नहर की रीमॉडलिंग वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये 3 से 4 बार पेपर में आ चुका है। ओपन फ्लूम आउटलेट की तारीफ करें, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका जो है रिपीट हो गया है, ठीक है। इस किस्म के आउटलेट के आगाज़ पर एक छोटा सा डहलवानी वेयर बना होता है, जो कि आउटलेट के फर्श को थोड़ा सा ऊंचा करता है। इसके बाद पानी का रास्ता फ्लूम से गुजरता है। आउटलेट के आखिरी हिस्से पर हाइड्रोलिक जंप बनता है, जिसकी वजह से ये आउटलेट सेमी मॉडुलर बन जाता है, यानी हाइड्रोलिक जंप की वजह से इसके डिस्चार्ज का वाटर कोर्स में पानी के लेवल पर इन्हिसार ख़त्म हो जाता है। टेल स्केप की तारीफ करें भी रिपीट हो गया। अमूदी किनाल फॉल, अभी पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी है, भी रिपीट हुआ है। एक्वाडक्ट की तारीफ भी रिपीट हो चुकी है, ठीक है। स्केप चैनल की डेफिनेशन भी रिपीट हो चुकी है और केनाल लाइनिंग के 3 फ़वाइद भी रिपीट हो चुके हैं और वाटर कोर्स की डेफिनेशन भी आ चुकी है, ठीक हो गया। वाटर कोर्स की देखिए 2 टाइम्स इसमें भी आ चुकी है। उसके बाद नहर की लाइनिंग की तारीफ करें, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन है आपका क्यूसिक और क्यूमिक्स, ये दोनों यूनिट है बेसिकली डिस्चार्ज की। तो क्यूसिक अगर डिस्चार्ज की पैमाइश मका फीट फी सेकंड में की जाए तो ये क्यूसिक कहलाती है। और क्यूमिक अगर डिस्चार्ज की पैमाइश मका मीटर फी सेकंड, ठीक है, अगर मीटरों में हो तो क्यूमिक है, अगर फिटों में हो तो वो आपकी होगी क्यूसिक, ठीक है। ये यूनिट्स हैं दोनों,
तो ये क्यों में कहलाती है। स्टोरेज इरिगेशन पर नोट लिखना है। नहरी निज़ाम वाले ऐसे इलाके जहाँ पर दरियाओं में पानी सारा साल फसलों की ज़रूरत के मुताबिक दस्तयाब नहीं होता, वहाँ पर पानी को स्टोर कर लिया जाता है। ऐसे दरियाओं में साल के कुछ अरसे में पानी फसलों की ज़रूरत से ज़ायद मौजूद होता है और बाकी सारा साल दरियाओं में पानी फसलों की ज़रूरत से कम होता है। दरियाओं के ज़ायद पानी को जमा करने के लिए दरियाओं पर मुनासिब जगहों पर बंद बांधे जाते हैं और पानी इन डैमों के पीछे झील की शक्ल में जमा हो जाता है। इन जमा शुदा पानी को पूरा साल फसलों की ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। आबपाशी के फ़वाइद लिखें। आबपाशी के फ़वाइद मुतजद्दिल, इसमें ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, ठीक है ना, ये पहले पढ़ चुके हैं। इरिगेशन की इकसाम भी रिपीट हो चुका है, रीमॉडलिंग भी रिपीट हो चुका है आपको, ताकि इससे अंदाज़ा भी होगा कि पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। पीडा भी रिपीट हो चुका है, ठीक है, 3 बार आ चुका है तकरीबन, मैंने देखा है। खरीफ रबी रेशो ये दूसरी बार देखा गया है और ये डिवाल आपका जो ड्यूटी और इसकी रिलेशन है ये भी 2 से 3 बार पेपर में आ चुका है और इसमें इससे रिलेटेड आपने देखा होगा मेडिकल भी आया हुआ है। रन ऑफ की तारीफ करने भी रिपीट हो चुका है। पिकअप वेयर जो आता है डैम से निचली तरफ डाउन स्ट्रीम साइड कुछ फासले पर तमीर किए जाने वाले वेयर को पिकअप वेयर कहा जाता है। ये वेयर डैम से चंद किलोमीटर के फासले पर नहरें निकालने के लिए तमीर किया जाता है। अगला बड़ा सवाल है, कोरवाल वाले मिट्टी के डैम की तारीफ, ये रिपीट हुई है। उसके बाद आपका आता है पंजाब में 6 बराजों के नाम भी रिपीट हो गया है। इन्वर्टेड फिल्टर का स्केच बनाएं, ये भी रिपीट हो चुका है। सेक्शन 2 आगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन, बिराज के हिस्सों के नाम लिखें और इनमें से 5 की वजाहत करें। सिमजदगी के बारे में तफसील से बयान करें। किसी डैम की किससे परसंदाज होने वाले अवामिल की वजाहत करें। डैम की साइट सिलेक्शन परसंदाज होने वाले अवामिल बयान करें और मदरजा झैल पर आपने भी वजाहत करनी से साइफन, एक्वाडक्ट, लेवल क्रॉसिंग, सेमी मॉडल आउटलेट और गाइड बैंक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 के फर्स्ट एनुअल पेपर को, जिसमें है कि सबसे पहले आता है आबपाशी के लिए पानी के ज़राए के नाम लिखने हैं, जिसमें बारिश का पानी, सतही पानी और ज़ेर ज़मीन पानी। दरियाओं के गुजरगाहों के मराहिल के नाम, जिसमें पहाड़ी स्टेज, नीम पहाड़ी स्टेज, मैदानी स्टेज और डेल्टा स्टेज वगैरह। रबी की फसलों के नाम लिखें। ऐसी फसलें जो मौसम ख़ज़ा में काश की जाएँ, मौसम बहार में बर्दाश्त की जाएँ, रबी की फसलें कहलाती हैं। मसलन गंदम, जौ, चने, अलसी और आलू वगैरह शामिल हैं। नहर की ड्यूटी की तारीफ करें। एक क्यूमिक या एक क्यूसिक पानी मुहैया करने से जितने रुकबा पर फसलें तैयार हो सके वो रुकबा ड्यूटी कहलाता है। कोर वाटरिंग की तारीफ रिपीट हो गया। बेसन के तरीके से आबपाशी किया, ये भी रिपीट हो गया। स्टोरेज इरिगेशन अभी हमने पिछले पेपर में पढ़ा, रिपीट हो चुका है। स्पिलवे की तारीफ भी रिपीट हो चुकी है। फिश लेदर ये भी रिपीट हो चुका है, ठीक है, मछलियों के लिए बनाया गया एक मखसूस रास्ता। वेयर के क्रस्ट की तारीफ करें। मतलूबा ऊंचाई पर वेयर की बलाई सतह को क्रस्ट कहा जाता है। बिराज के गेट बंद होने की सूरत में इसी के ऊपर रुकते हैं। पानी का बहाव भी इसी के ऊपर ही होता है। नहर की जाल की तारीफ भी रिपीट हो चुकी है। सिल्ट इजेक्टर की तारीफ भी रिपीट हो चुकी है। ब्रांच नहर, ये नहरें बड़ी नहरों से निकाली जाती हैं। इनसे आमतौर पर बराह रास्त आबपाशी नहीं की जाती। इनका डिस्चार्ज आमतौर पर 5 क्यूमिक यानी 150 से 750 क्यूसिक तक होता है। वाटर कोर्स की तारीफ 2-3 बार पेपर में आ चुकी है, पिछले पेपर में भी आई है। नहरों की लाइनिंग की तारीफ भी पिछले पेपर में भी आई है, रिपीट हुई है। एक्वाडक्ट की तारीफ भी रिपीट हो चुकी है। सुपर पैसेज की रिपीट भी यानी कि डेफिनेशन भी आ चुकी है। नहर की देखभाल के कामों के नाम भी रिपीट हो चुके हैं। सर्विस रोड की तारीफ करें। नहर के दोनों किनारों पर या एक किनारे पर कच्ची सड़क बनाई जाती है जिसे सर्विस रोड कहा जाता है। ये नहर की रीमॉडलिंग की जो डेफिनेशन है ये भी तकरीबन 5 से 6 बार पेपरों में आ चुकी है, ठीक है। आउटलेट की तारीफ करें। आउटलेट की डेफिनेशन भी पेपर में रिपीट हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद टेल क्लस्टर, डिस्ट्रीब्यूटरी के आखिरी हिस्सा पर बाजुका 2, 3 या 4 इकट्ठे आउटलेट बना दिए जाते हैं जिनको टेल क्लस्टर कहा जाता है। ज़मीन के थोर होने की तारीफ करें, ये भी रिपीट हो चुका है। सब्ज़ खाद, कुछ पौधों को काट कर ज़मीन में दबा दिया जाता है जिनसे ज़मीन मज़ीद ज़रखेज़ हो जाती है। ऐसे पौधों में फलीदार अजनास जैसा कि जंतर, पटसन, गवारा और उसके बाद आपका अभी पता नहीं गवारा क्या चीज़ है, बरसीम और मूँगफली वगैरह शामिल है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कट ऑफ की तारीफ करनी है। नरम मट्टी वाले मैदानी इलाका में से गुजरते हुए बाज़ औक़ात दरिया बल खाता हुआ बालों को लगाने वाली सुई जैसा मोड़ काट जाता है। अच्छा, ऐसी सूरत में दरिया के असल रास्ते में थोड़ी सी लंबाई रह जाती है और बल खाते हुए अपना रास्ता तक आता है। बाज़ औक़ात सैलाब के दिनों में दरिया अज खुद दरमियानी रुकावट को काटते हुए अपना रास्ता सीधा कर लेता है। इस तरह काटने के अमल को कुदरती कट ऑफ कहा जाता है। बाज़ औक़ात इस दरमियानी रुकावट को काटते हुए दरिया का रास्ता सीधा कर दिया जाता है। इस तरह काटने के अमल को मसनूई कट ऑफ कहा जाता है।
सीम जदगी की तारीफ, ये क्वेश्चन स्टूडेंट रिपीट हुआ है, स्पर की तारीफ डेफिनेशन भी रिपीट हो चुकी है। सेक्शन 2 में आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन है, फसलों की ड्यूटी बढ़ाने के तरीकों की वजाहत करें। सेमी हाइड्रोलिक फुल डैम की तमीर का तरीका बयान करें। किनार रेगुलेशन वर्क से क्या मुराद है, इसकी मुख्तलिफ इकसाम तफसील से बयान करें। और बैराज के मदद हिस्सों की वजाहत करें, जिसमें अंडर स्लोसिस, फ्रिक्शन ब्लॉक्स, शीट पाइल्स और गाइड ब्लॉक्स वगैरह शामिल हैं। उसके बाद एक सवाल है, नहर के पुश्ते टूटने की वजूहत की वजाहत करें। नीज़ आपने शगाफ को पुर करने का तरीका भी लिखना है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेपर आता है 2021 का सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है। इसमें है स्लोपिंग वेयर का खाका बनाना है, वो अब आपको बुक से मिलेगा, ठीक है। फर्व के तरीके से आपाशी बयान करें। आपाशी का फर्व का तरीका जो है ना, ये रिपीट हो गया हुआ है। उसके बाद क्रेस्ट और गेट, मतलूबा ऊंचाई पर वेयर की बलाई सतह को क्रेस्ट कहा जाता है। बिराज के गेट बंद होने की सूरत में इसी पर रुकते हैं। वेयर के आपके ऊपर मुनासिब फासलों पर गेट लगाकर जायद पानी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। झील का फुल लेवल और लाइव स्टोरेज, झील में से पानी खारिज करने के लिए बनाए गए गेटों में से सबसे निचले गेट की सिल से लेकर फुल लीक लेवल तक मौजूद पानी की मिकदार को लाइव स्टोरेज कहा जाता है। झील में से पानी खारिज करने के लिए बनाए गए गेटों में से सबसे निचले गेट की सिल से नीचे रुकने वाले पानी की मिकदार को डेड स्टोरेज कहा जाता है। इस पानी को आपाशी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। जब झील मुकम्मल तौर पर पानी से भरी हो तो इसके लेवल को फुल लीक लेवल कहा जाता है। जदीद आपाशी के तरीके स्प्रिंकलर इरिगेशन है और उसके बाद ड्रिप इरिगेशन है। वाटर कोरिंग और कमांड स्टेटमेंट, कोर वाटरिंग किसी भी फसल को काश्त करने के बाद दिए गए सबसे पहले पानी को कोर वाटरिंग कहा जाता है। कमांड स्टेटमेंट किसी चैनल पर आने वाले तमाम देहातों चक के फीडिंग लेवल को मालूम करने का गोशवारा है। दायमी फसल और दोहरी फसल में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ऐसी फसलें जो सारा साल खेतों में खड़ी रहें दायमी फसलें कहलाती हैं, मसलन गन्ना वगैरह। और रबी और खरीफ में काश्त की जाने वाली फसलें दोहरी फसलें कहलाती हैं। इनकी औसत उम्र 4 से 8 माह तक होती है। पैदा की तारीफ रिपीट हो गया, बिराज की डेफिनेशन भी रिपीट हो चुकी है। नहर कादर आबाद बल्लो की और नहर LCC फीडर की वजाहत करनी है। कादर आबाद बल्लो की नहर जो है वो एक राब्ता नहर है जो कि दरियाए चिनाब से पानी लेकर दरियाई रावी और आगे सतलुज में पहुंचाती है, जबकि LCC राब्ता पर सतलुज से सलमानकी से पानी लेकर बहावलपुर केनाल को पानी फराहम करती है। दरिया के स्टेजेस बयान करें, इसमें ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। QC को क्यूमिक्स पर नोट भी रिपीट हो चुका है। स्टोरेज इरीगेशन की डेफिनेशन भी रिपीट हो चुकी है। पानी के ज़राए की वजाहत भी हो चुकी है, ठीक है। नहरों की इकसाम में आबपाशी भी हो चुकी है। उसके बाद नहरों का सिलसिला लाइनों के ज़रिए बयान करना है, वो किताब से मिलेगा। वाटर कोर्स की डेफिनेशन भी हो चुकी है। असफाल्ट लाइनिंग की तारीफ करें, जब नहर को गैर जज़ब बनाने के लिए असफाल्ट की तैयारशुदा कंक्रीट या असफाल्ट की 1 सेंटीमीटर मोटी तय बिछा दी जाए तो ऐसी लाइनिंग असफाल्ट लाइनिंग कहलाती है। नहर का सेक्शन आपको बुक से मिलेगा। क्रॉस ड्रेनेज वर्क से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हो चुका है, ठीक है। सुपर पैसेज से क्या मुराद है, रिपीट हो चुका है। उसके बाद अंदरूनी बर्म बनाने का तरीका, अंदरूनी सेल्टिंग के लिए पुश्ते की अंदरूनी तरफ थोड़े थोड़े फासले पर स्पर्स बना दिए जाते हैं जिनके दरमियान पानी की रफ्तार सुस्त हो जाती है और बर्म के लिए सिल्ट तय नशी हो जाती है। इसके अलावा इस काम के पुश्ते के अंदरूनी तरफ लकड़ी के टुकड़े लगाकर भी ये काम लिया जा सकता है। नहर के पुश्ते टूटने के असबाब जो होते हैं कि नहर के डिज़ाइन में खामी, सेचुरेशन, ये भी रिपीट हुआ है। मोगे की ज़रूरियात की वजाहत भी रिपीट हुआ, हमने इसके बाद पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्रिचले मोगे की तारीफ करनी है। स्क्रिचले के पाइप आउटलेट में पाइप या बैरल मुरब्बा नुमा स्पेक्ट्रम में खुलती है, जिसके दूसरे सिरे पर सही पैमाइश का कास्ट आयरन, वेट कीजिएगा स्टूडेंट। जी तो हम स्टूडेंट पढ़ रहे थे यहाँ पर इसके स्क्रेचले के पाइप आउटलेट में पाइप या बैरल मुरब्बा नुमा स्पेक्ट्रम में खुलती है, जिसके दूसरे सिरे पर सही पैमाइश का कास्ट आयरन या स्टोन ओरिफेस होता है। अगरचे पाइप बेड लेवल पर फिक्स होता है, ताहम ओरिफेस ऊंचा लेवल पर फिक्स किया जाता है ताकि आउटलेट या आउट जो आपका है सेमी मॉड्यूल रहे। सीम ज़दगी क्या है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है और फ्लूम जाल जो है ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 2 आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है। लाइनिंग की 8 इकसाम की वजाहत करें। सीम ज़दगी के बारे में तफसील से बयान करें। केनाल फॉल और केनाल एस्केप में फ़र्क बयान करें। और नोट लिखने हमने ये 2 पॉइंट हैं, जिसमें एक आता है मीटर फ्लूम और केनाल फॉल। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है सिल्ट एजेक्टर की खाका की मदद से वजाहत करें। और फिर आता है बिराज का प्लेन बनाएं और 12 हिस्सों के नाम लिखें।
تو اسٹوڈنٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے ہائیڈرولکس اینڈ اریگیشن پیپر بی سول تھرڈ ایئر سے ریلیٹڈ سبجیکٹ جس بک کا کوڈ ہے سول 334. ٹھیک ہو گیا. تو اسٹوڈنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہائیڈرولک اینڈ اریگیشن کے جو ہے یہ کویشچن سمجھ آ گئے ہوں گے, اور اس میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کافی کویشچنز جو ہیں وہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے نا, جو کویشچن بار بار آئے ہیں. تو اس کے علاوہ ملٹیپل چوائس کویشچنز بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے. اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز نئی اپڈیٹس جو ہیں وہ بر وقت اور بآسانی ملتی رہیں. اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.